नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है तरी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम लोग एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। आज मेरा तीसरा पार्ट है मेरे दोस्तों, और ऐसे प्रश्न हैं जो पिछले वर्ष एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे भी गए हैं और हर एक एग्जाम में पूछे जाने की संभावना भी है मेरे दोस्तों। आज मेरा तीसरा पार्ट है, इससे पहले मेरा 2 पार्ट अवेलेबल हो चुका है मेरे दोस्तों। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला सवाल देखते हैं। 9 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। पहला शिफ्ट का क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी की स्थापना कब हुई? तो इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी की स्थापना मेरे दोस्तों 7 जनवरी 1935 ईस्वी को हुई। कब हुई? 7 जनवरी 1935 ईस्वी की इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी की स्थापना हुई मेरे दोस्तों। आगे पूछ रहा है कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? तो डीआरडीओ का स्थापना मेरे दोस्तों 1958 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? डीआरडीओ का स्थापना 1958 ईस्वी में हुआ। तो मेरे दोस्तों इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी की स्थापना 7 जनवरी 1935 को, डीआरडीओ का स्थापना 1958 ईस्वी को। आगे चलते हैं, फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मेरे दोस्तों पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जो कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्तों पीडीएफ बनाने के लिए, या आप मोबाइल में भी आप यूज करते होंगे पीडीएफ बनाने के लिए। उसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? तो मंगल ग्रह के उपग्रह भी पूछ सकते हैं मेरे दोस्तों। तो उपग्रह यानी कि चंद्रमा ही बोला जाता है। तो मंगल ग्रह कितने उपग्रह हैं या कितने चंद्रमा हैं? तो 2 हैं मेरे दोस्तों। कौन कौन है? तो फोमोस और डिमोस है। आपसे पूछ सकते हैं कि इनमें सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सबसे छोटा उपग्रह मेरे दोस्तों डिमोस है। कौन है? सबसे छोटा उपग्रह आपसे पूछे तो डिमोस है, और मंगल के भी सबसे छोटा उपग्रह पूछे तो डिमोस है मेरे दोस्तों। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोमोस और डिमोस, और सबसे छोटा डिमोस हो गया। आगे चलते हैं, बोल रहा कि कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम महासचिव मेरे दोस्तों कौन थे? एवो हुम थे। कौन थे? एवो हुम थे कांग्रेस के प्रथम महासचिव। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी मेरे दोस्तों? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस की स्थापना हुई थी मेरे दोस्तों। और कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? एवो हुम थे। आगे चलते हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक मेरे दोस्तों अनुच्छेद कितना में है? तो अनुच्छेद 108 में है। कितना में है? अनुच्छेद 108 में मेरे दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक 108 में है। और किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया मेरे दोस्तों, अनुच्छेद 108 में है। और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? तो मेरे दोस्तों बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के चेयरमैन कौन है? बोर्ड रखिए, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के चेयरपर्सन कौन है? तो कौन हो जाएगा मेरे दोस्तों? प्रसून जोशी। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के चेयरपर्सन कौन है? तो प्रसून जोशी हो जाएंगे मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो सबसे बड़ा लिखित संविधान मेरे दोस्तों अपना देश भारत का है। किसका है? सबसे बड़ा लिखित संविधान आपसे जब भी पूछे तो अपना देश भारत का है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, किस मानव अंग में अंकुर पाई जाती है? इसको पूछना चाहिए था मेरे दोस्तों कि मानव अंग में अंकुर पाई जाती है कहाँ? अंकुर मतलब विलाई होता है मेरे दोस्तों, विलाई। तो विलाई कहाँ पाई जाती है मानव अंग में? तो छोटी आंत में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है मेरे दोस्तों? तो छोटी आंत में मानव अंग में अंकुर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो छोटी आंत इसका राइट आंसर में दोस्तों विलाई, यानी कि अंकुर भी बोल सकता है। आगे चलते हैं, एलिफेंटा गुफा मंदिर जो है किस भगवान को समर्पित है? तो मेरे दोस्तों एलिफेंटा गुफा मंदिर जो है सो भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। और है कहाँ मेरे दोस्तों? तो एलिफेंटा गुफा मंदिर जो है से महाराष्ट्र में है। कहाँ है? एलिफेंटा गुफा मंदिर महाराष्ट्र में है और भगवान शिव को समर्पित है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, राजा वारजालोंगकॉर्न कहाँ के राजा हैं? एक राजा का नाम है राजा वारजालोंगकॉर्न। कहाँ के राजा हैं? तो थाईलैंड के राजा हैं मेरे दोस्तों। कहाँ के? थाईलैंड के राजा हैं। कौन? वारजालोंगकॉर्न जो है से थाईलैंड के राजा हैं। आगे चलते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे मेरे दोस्तों पाल राजा धर्मपाल। कौन थे? पाल राजा धर्मपाल जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, आईपीएल 2020 में कौन सा संस्करण हुआ था? तो मेरे दोस्तों आईपीएल 2020 में संस्करण कौन सा होता था? 13वां होता। मेरे दोस्तों 2022 में जो आईपीएल हो रहा है उसमें कितने टीम भाग ले रही है? तो उसमें 10 टीम है मेरे दोस्तों। कितना टीम है? तो 10 टीम है। और कैमा संस्करण है? तो आईपीएल 2020 में 13वां संस्करण था, तो 2021 में 14वां संस्करण हो जाएगा, और 2022 में कैमा संस्करण हो जाएगा? तो 15वां संस्करण है मेरे दोस्तों। 2022 में जो आईपीएल हो रहा है उसे 15वां संस्करण है, उसमें 10 टीमें हिस्सा ले रही है मेरे दोस्तों। और आईपीएल 2022 का स्पॉन्सर की सीट क्या है? तो स्पॉन्सर मेरे दोस्तों टाटा है। क्या है? आईपीएल 2022 में जो हो रहा है जिसमें 10 टीम भाग ले रहे हैं उसका स्पॉन्सर क्या है? तो टाटा है मेरे दोस्तों। आगे चल रहे हैं,
डिस्प्रेशन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परिक्षेपण, डिस्प्रेशन ऑफ लाइट को क्या बोला जाता है? प्रकाश का परिक्षेपण बोला जाता है। ये खोज किसने किया? तो प्रकाश का परिक्षेपण की खोज मेरे दोस्तों आइजैक न्यूटन ने किया। कौन किया? डिस्प्रेशन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परिक्षेपण की खोज आइजैक न्यूटन ने किया है। आगे चलते मेरे दोस्तों, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो विश्व बैंक की स्थापना 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को हुई। कब हुई? विश्व बैंक की स्थापना 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को हुई। मेरे दोस्तों कहीं आपको देखने के लिए 1944 भी ऑप्शन मिलेगा, वो भी राइट है मेरे दोस्तों। क्या 1945 कहीं ऑप्शन में रहेगा तो सही है, अगर नहीं है तो 44 आपको देता है तो वो भी राइट ही है मेरे दोस्तों। न्यू वाली जो लूसेंट बुक आई है मेरे दोस्तों उसमें विश्व बैंक की स्थापना 1944 ईस्वी देता है। आगे चलते हैं, एनियक कंप्यूटर पर किस यूनिवर्सिटी में कार्य शुरू हुआ था? बोल रहा है कि एनियक कंप्यूटर पर किस यूनिवर्सिटी में कार्य शुरू किया गया था? तो यूनिवर्सिटी क्या ऑफ पेंसिल्वानिया, क्या यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया पर बोल रहा है कि एनियक कंप्यूटर पर किस यूनिवर्सिटी में कार्य शुरू हुआ था? तो एनियक कंप्यूटर पर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया में कार्य शुरू हुआ था। कहाँ? यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया पर। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो किताब उल हिंद के लेखक है मेरे दोस्तों कौन? अलबरूनी है। कौन है? किताब उल हिंद के लेखक है अलबरूनी है। कौन है? अलबरूनी। आगे चलते हैं, भारत में स्टील उत्पादन किस कंपनी किसके अंतर्गत आती है? बोल रहा कि भारत में स्टील उत्पादन किस नहीं यहाँ पर होना चाहिए था? भारत में स्टील उत्पादन कंपनी जो है से किसके अंतर्गत आती है? तो मेरे दोस्तों स्टील उत्पादन जो कंपनी है से भारतीय इस्पात प्राधिकरण स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत मेरे दोस्तों? तो भारत में स्टील उत्पादन कंपनी जो है से भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी कि सेल के अंतर्गत आती है। मेरे दोस्तों आपसे सेल का स्थापना पूछ सकता है, तो सेल का स्थापना कब हुआ था? तो सेल का स्थापना मेरे दोस्तों 1974 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो सेल 1974 में। आपसे एनटीपीसी का स्थापना पूछ सकते हैं मेरे दोस्तों, तो एनटीपीसी का स्थापना कब हुआ था? तो एनटीपीसी का स्थापना 1975 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? सेल 1974 और एनटीपीसी आप लोग याद कर सकते हैं 1975। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, ओएनजीसी का मुख्यालय कहां पर है? तो ओएनजीसी का मुख्यालय मेरे दोस्तों नई दिल्ली में। कहां है? ओएनजीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 14 अगस्त 1956 ईस्वी को। कब हुआ था मेरे दोस्तों? 14 अगस्त 1956 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। और ओएनजीसी का मुख्यालय कहां है? तो नई दिल्ली में है। आगे चलते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान मेरे दोस्तों लुम्बनी नामक गांव में है। लुम्बनी नामक गांव कहाँ पड़ता है? तो नेपाल देश में पड़ता है मेरे दोस्तों। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बनी में हुआ था। और लुम्बनी है कहाँ? तो नेपाल में है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, कौन सी मिसाइल जो है से भारत और रूस दोनों ने संयुक्त रूप से विकसित की है? तो कौन सी मिसाइल भारत और रूस दोनों ने संयुक्त रूप से विकसित की है? तो ब्रह्मोस मिसाइल। कौन सा मिसाइल? ब्रह्मोस मिसाइल जो है से भारत और रूस दोनों ने संयुक्त रूप से विकसित किया है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, 2019 ईस्वी में पाकिस्तान ने किस भारतीय बिग कमांडर को अपनी सीमा में प्रवेश करके पकड़ लिया था? 2019 ईस्वी में पाकिस्तान ने किस भारतीय बिग कमांडर को अपनी सीमा में प्रवेश करने पर पकड़ लिया था? तो अभिनंदन वर्धमान को। किसको मेरे दोस्तों? अभिनंदन वर्धमान थे जो पाकिस्तान के बॉर्डर में प्रवेश करने पर इनको पाकिस्तान की सेना ने पकड़ लिया था। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, कुल एवं स्पीसीज के बीच वर्गीकरण का कौन सा ऑर्डर आता है? तो कुल एवं स्पीसीज के बीच वर्गीकरण का ऑर्डर आता है मेरे दोस्तों बांस। कौन आता है? कुल एवं स्पीसीज के बीच वर्गीकरण का कौन सा ऑर्डर आता है? तो बांस आता है मेरे दोस्तों। आगे याद रखेंगे, माजुली द्वीप किस नदी पर है? तो माजुली द्वीप मेरे दोस्तों आपसे सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि माजुली द्वीप है कहाँ? तो माजुली द्वीप मेरे दोस्तों असम में है। और माजुली द्वीप किस नदी पर है? तो असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कौन से मेरे दोस्तों? तो माजुली द्वीप किस नदी पर है? तो असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर। आपको राइट आंसर आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक प्रवासी किस देश से आए थे? 2001 की जनगणना के अनुसार बोल रहे हैं मेरे दोस्तों, जनगणना 2001 के अनुसार भारत में सर्वाधिक प्रवासी जो आए थे वो किस देश से आए थे? तो बांग्लादेश से आए थे मेरे दोस्तों। किस देश से आए थे? तो बांग्लादेश से आए थे जनगणना 2001 के अनुसार। आगे चलते हैं, आगे मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, वर्ल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, वर्ल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यू दिल्ली में है। कहाँ मेरे दोस्तों? वर्ल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। कब? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था। आगे चलते हैं, उत्तर भारत में देखिए, उत्तर भारत में नगाड़ों के समान दक्षिण भारत का वाद्य यंत्र कौन सा है? जिस तरह से उत्तर भारत में नगाड़ा को बजाया जाता है उसी प्रकार दक्षिण भारत में कौन सा वाद्य यंत्र बनाया जाता है? तो नाद स्वरम या फिर नाथ स्वरम भी बोल सकते हैं। क्या? उत्तर भारत में जिस तरह से नगाड़ा को बजाया जाता है उसी प्रकार दक्षिण भारत में कौन सा वाद्य यंत्र विकसित है? तो नाद स्वरम, यानी कि कहीं कहीं उसको नाथ स्वरम भी देखने को मिलता है मेरे दोस्तों।
आगे चलते हैं, बाबा शाहमल ने 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से की थी? बाबा शाहमल ने 1857 के विद्रोह की शुरुआत मेरे दोस्तों कहाँ से की थी? तब बड़ौत बागपत से की थी। कहाँ से? तब बड़ौत बागपत यानी कहाँ पड़ता है? तो यूपी में पड़ता है मेरे दोस्तों। बड़ौत बागपत से की थी। बाबा शाहमल ने 1857 की विद्रोह की शुरुआत बड़ौत बागपत यूपी से किया था। आगे चलते हैं, गोवा में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है? तो मेरे दोस्तों भगवान महावीर अभयारण्य। कौन? भगवान महावीर अभयारण्य है कहाँ? तो गोवा में मेरे दोस्तों। गोवा में कौन सा अभयारण्य है? तो भगवान महावीर अभयारण्य। आगे चलते हैं, किस आईआईटी संस्था ने 2019 ईस्वी में माइक्रो प्रोसेसर बनाया था? बोल रहा है कि किस आईआईटी संस्था ने 2019 ईस्वी में माइक्रो प्रोसेसर बनाया था? तो आईआईटी क्या हो जाएगा? बॉम्बे हो जाएगा। आईआईटी बॉम्बे ने 2019 ईस्वी में माइक्रो प्रोसेसर बनाया था मेरे दोस्तों। क्या हो जाएगा? आईआईटी बॉम्बे। आगे चलते हैं, स्टोरेज क्षमता का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम क्या है मेरे दोस्तों? सही क्रम में सजाना था। तो केबी से बड़ा क्या होता है? एमबी होता है। एमबी से बड़ा क्या होता है? जीबी होता है। जीबी से बड़ा क्या होता है? टीबी होता है, यानी कि टेराबाइट। 1024 केबी बराबर होता है 1 एमबी यानी कि 1 मेगाबाइट, और 1024 एमबी बराबर 1 जीबी यानी कि 1 गीगाबाइट, और 1024 जीबी ये बराबर होता है 1 टीबी यानी कि 1 टेराबाइट होता है मेरे दोस्तों। इसको स्टोरेज सही क्षमता के सर में सजाना था। तो सबसे बड़ा कौन? टीबी, उससे छोटा कौन? जीबी, उससे बड़ा छोटा कौन? एमबी, उससे छोटा सबसे केबी हो गया मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किसने सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में टोटल सदस्य मेरे दोस्तों कितना? 15। कितना टोटल सदस्य? 15। लेकिन आपसे अस्थाई पूछे कि अस्थाई कितने सदस्य हैं? तो अस्थाई सदस्य मेरे दोस्तों कितना? 5। और अगर अस्थाई पूछे तो अस्थाई कितना हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। तो टोटल पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? तो टोटल 15 सदस्य हैं। और अस्थाई कितना है? तो 5। और अस्थाई कितना है मेरे दोस्तों? तो 10। और अस्थाई सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो 2 वर्ष का होता है मेरे दोस्तों। अगर अस्थाई का कार्यकाल पूछे आपसे तो 5 वर्ष का होता है। आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं, समुद्री यात्री कौन थे जो भारत की खोज में निकले थे लेकिन उससे पहले वो अमेरिका पहुंच गए? वो समुद्री यात्री कौन थे जो भारत की खोज में निकले थे लेकिन उससे पहले वो अमेरिका पहुंच गए? तो क्रिस्टोफर कोलंबस। कौन मेरे दोस्तों? क्रिस्टोफर कोलंबस थे जो भारत की खोज करने निकले थे लेकिन अमेरिका पहुंच गए। और अमेरिका की खोज भी कौन किया? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था मेरे दोस्तों। कौन? क्रिस्टोफर कोलंबस। आगे चलते हैं, इंदिरा गांधी नहर का पहले क्या नाम था? इंदिरा गांधी नहर मेरे दोस्तों कहाँ है? तो राजस्थान में है। तो इसका पहले नाम क्या था? तो इसका पहले नाम था मेरे दोस्तों राजस्थान नहर था। इंदिरा गांधी जो नहर है उसका पहले नाम क्या था मेरे दोस्तों? तो राजस्थान में रहने के कारण इसका राजस्थान नहर नाम दिया गया था। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी मेरे दोस्तों किसे कहा जाता है? कोची को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोची को। और कोची है कहाँ मेरे दोस्तों? तो कोची केरल में पड़ता है। यहीं पर पुर्तगालियों ने सबसे पहली फैक्ट्री लगाई थी मेरे दोस्तों। कहाँ? कोचीन में। और कोची है कहाँ? तो केरल में पड़ता है। अरब सागर की रानी से कहा जाता है कोची को। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, किस कार्बनिक यौगिक का प्रत्यय एल होता है? किस कार्बनिक यौगिक का प्रत्यय एल होता है? एल मतलब क्या? तो एल्डिहाइड। किस कार्बनिक यौगिक का प्रत्यय एल होता है? तो एल्डिहाइड का प्रत्यय मेरे दोस्तों एल होता है। किस कार्बनिक यौगिक? तो एल्डिहाइड कार्बनिक यौगिक का प्रत्यय क्या होता है? तो एल होता है। आगे चलते हैं, मानव विकास सूचकांक किनके द्वारा विकसित किया गया था? तो मानव विकास सूचकांक है मेरे दोस्तों महबूब अल हक के द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा? तो महबूब अल हक के द्वारा मानव विकास सूचकांक जो है विकसित किया गया था। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो एजेंडा 21 मेरे दोस्तों रियो डी जेनेरो जो हुआ था अर्थ समिट, रियो डी जेनेरो जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 ईस्वी में, उसी को नाम दिया गया मेरे दोस्तों क्या? एजेंडा 21। एजेंडा 21 से किससे संबंधित है? तो रियो डी जेनेरो में हुआ था मेरे दोस्तों 1992 में पृथ्वी सम्मेलन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में हुआ था। अर्थ मतलब पृथ्वी होता है, समिट मतलब सम्मेलन होता है, रियो डी जेनेरो। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1992 में होता है रियो डी जेनेरो में। उसी को नाम मेरे दोस्तों एजेंडा 21 कहा गया। क्या कहा गया? एजेंडा 21। आप लोग ध्यान से रखेंगे। आगे बोलते हैं, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है कहाँ मेरे दोस्तों? तो उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। लेकिन उड़ीसा का आपसे जिला पूछ रहा है, तो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो मयूरभंज जिला पड़ता है। कहाँ मेरे दोस्तों? मयूरभंज जिला उड़ीसा में पड़ता है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो है मयूरभंज जिला उड़ीसा। कहाँ? मयूरभंज जिला उड़ीसा में पड़ता है। आगे चलते हैं, मधुबनी चित्रकला पेंटिंग जो है किस राज्य में प्रचलित है? तो मेरे दोस्तों मधुबनी चित्रकला पेंटिंग जो है सो अपना राज्य बिहार। कहाँ? अपना राज्य बिहार मिथिला क्षेत्र में पड़ता है। कहाँ? मधुबनी चित्रकला पेंटिंग जो होता है सो मिथिला क्षेत्र बिहार में पड़ता है मेरे दोस्तों। किस राज्य में? तो मधुबनी जो है सो बिहार में पड़ता है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, रॉलेट एक्ट
इसे काला कानून भी कहा जाता है, तो किससे संबंधित है? रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है मेरे दोस्तों, किससे संबंधित है? तो इसे अंग्रेजी सरकार जब चाहे, जिसको चाहे और जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में रख सकती थी। रॉलेट एक्ट मेरे दोस्तों तो किस काला कानून क्यों कहा जाता है? तो अंग्रेजी सरकार मेरे दोस्तों ऐसा कानून लेकर आई थी कि अंग्रेजी सरकार जब चाहे, जिस भी व्यक्ति को चाहे और जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए उसको जेल में रख सकती थी मेरे दोस्तों। वही कानून था रॉलेट एक्ट, इसे काला कानून कहा गया। इसी को विरोध करने के मेरे दोस्तों जालियांवाला बाग जो घटना घटी थी उसमें सभी लोग एकत्रित किए गए थे मेरे दोस्तों रॉलेट एक्ट के विरोध में। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी किसे कहते हैं? लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो झांसी की रानी की लक्ष्मीबाई की मृत्यु मेरे दोस्तों 18 जून 1858 को हुई थी। कब हुई थी? 18 जून 1858 ईस्वी को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी मेरे दोस्तों। आपसे पूछ सकता है किस काल्पनिक युद्ध में लड़ते हुए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी? तो किस युद्ध मेरे दोस्तों? तो कालपीत के युद्ध में। क्या? कालपीत के युद्ध में एक लड़ाई करते हुए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु 18 जून 1858 ईस्वी को हो गई थी। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, देशों को एक साथ काम करने और सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए देशों को एकजुट करने हेतु यूएन द्वारा WCED का गठन हुआ। बोल रहा है कि देशों को एक साथ काम करने और सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए देशों को एकजुट करने हेतु यूएन द्वारा यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा WCED का गठन हुआ। इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो WCED का फुल फॉर्म क्या है मेरे दोस्तों? तो वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। क्या? वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट हो गया मेरे दोस्तों। WCED का गठन मेरे दोस्तों उसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट WCED का फुल फॉर्म है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, 2019 ईस्वी में स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स जो है कहाँ पर आयोजित हुए? 2019 ईस्वी में स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स जो है कहाँ पर आयोजित हुए? तो अबू धाबी में हुए। कहाँ हुए? तो अबू धाबी मेरे दोस्तों कहाँ पड़ता है? तो संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात में, संयुक्त अरब अमीरात में मेरे दोस्तों अबू धाबी जगह है, वहाँ पर हुए थे 2019 ईस्वी में स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम। कहाँ हुए थे? अबू धाबी में हुए, संयुक्त अरब अमीरात में। आगे चलते हैं, ब्राह्मण समाज की स्थापना किस राज्य में हुई थी? ब्राह्मण समाज की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो ब्राह्मण समाज की स्थापना मेरे दोस्तों किस राज्य में हुई थी? तो पश्चिम बंगाल में हुई थी। कहाँ हुई थी? पश्चिम बंगाल में हुई थी ब्राह्मण समाज की स्थापना मेरे दोस्तों। और कब हुई थी आपसे पूछ सकते हैं? तो 1828 ईस्वी में। कब हुई थी ब्राह्मण समाज की स्थापना? 1828 ईस्वी में। और कहाँ हुई थी? तो पश्चिम बंगाल में हुई थी। और इसके स्थापना कौन किए थे मेरे दोस्तों? तो राजा राम मोहन राय ने किए थे। कौन किए थे? तो राजा राम मोहन राय, आप लोग याद रखेंगे 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय। और कहाँ? तो पश्चिम बंगाल। आगे चलते हैं, 1909 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने कौन सा संरचनात्मक सुधार किए थे? तो 1909 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने मेरे दोस्तों कौन सा सुधार किए थे? तो मॉर्ले मिंटो सुधार। आपसे पूछ सकता है कि मॉर्ले मिंटो सुधार जो हुआ था ब्रिटिश सरकार ने कब सुधार चलाया था? तो 1909 ईस्वी मेरे दोस्तों। कब? 1909 ईस्वी। आगे चलते हैं, फास्फोरस की परमाणुकता कितनी होती है? तब फास्फोरस के अणु की परमाणुकता कितनी होती है मेरे दोस्तों? तब 4 होती है। कितना? तब फास्फोरस का सूत्र क्या होता है? तब P4 होता है मेरे दोस्तों। तो इसका परमाणुकता कितना हो गया? तब 4 हो गया। क्या हो गया? P4 यानी कि 4। आगे चलते हैं, पौधों में पानी का परिवहन किस ऊतक के द्वारा किया जाता है? पौधों में पानी का परिवहन जब भी आपसे पूछे, पहले वाला को देखना है, पानी बोल रहा है तो पानी का परिवहन किससे होगा? तो जाइलम से होगा। किससे होगा? तो जाइलम से। अगर खाद का परिवहन बोलता है कि पौधों में खाद का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? तो फ्लोएम ऊतक के द्वारा किया हो जाता है। अगर खाद ऊतक की बात करता है तो फ्लोएम ऊतक होता है, लेकिन पानी की बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों, तो पानी जब भी बोले तो जाइलम, और फ्लोएम की मेरे दोस्तों खाद जब भी पूछेगा तो फ्लोएम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत मेरे दोस्तों 5 सितंबर 1920 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? असहयोग आंदोलन की शुरुआत 5 सितंबर 1920 ईस्वी को चालू किया गया था। 5 सितंबर 1920 ईस्वी। आगे चलते हैं, भारतीय सरकार का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन कौन सा है? तो भारतीय सरकार का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन है मेरे दोस्तों मार्स ऑर्बिटर मिशन। क्या? मार्स ऑर्बिटर मिशन जो MOM है, यानी कि भारतीय सरकार का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन कौन सा है? तो मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी कि MOM मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, ATM का फुल फॉर्म क्या है? ATM आप लोग यूज करते होंगे मेरे दोस्तों, तो उसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो ATM का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या हो जाएगा? ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो है ATM का फुल फॉर्म है दोस्तों। क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। आगे चलते हैं,
रूस के सहयोग से किन दो इस्पात संयंत्र की शुरुआत की गई थी? रूस के सहयोग से बोल रहा है कि किन दो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? तो भिलाई इस्पात कारखाना और बोकारो इस्पात कारखाना। क्या? भिलाई और इस्पात कारखाना और बोकारो इस्पात कारखाना को रूस के सहयोग से बनाया गया था मेरे दोस्तों। एक राउर किला पूछता है मेरे दोस्तों, राउर किला जो उड़ीसा में है वो किस देश की सहायता से बनाया गया था? तो राउर किला मेरे दोस्तों किस देश की सहायता से? तो जर्मनी देश की सहायता से। किसके देश की सहायता से? तो राउर किला जो बनाया गया था उड़ीसा में जर्मनी की सहायता से। और एक होता है मेरे दोस्तों बंगाल में जो है पश्चिम बंगाल इस्पात कारखाना, वो किस देश का हुआ था? तो बंगाल मेरे दोस्तों जब भी पूछे कि बंगाल इस्पात कारखाना की स्थापना किस देश के, तो ब्रिटेन। किस देश हो जाएगा मेरे दोस्तों? ब्रिटेन की सहायता से हो जाएगा। और जब भी पूछे कि राउर किला तो जर्मनी की सहायता से, और भिलाई और बोकारो के मेरे दोस्तों तो हो जाएगा किससे? तो रूस की सहायता से। आपसे पूछ सकता है मेरे दोस्तों इनमें से किन किन इस्पात कारखाना का जो है स्थापना दूसरा पंचवर्षीय योजना में हुआ था? आपसे पूछ सकता है इसमें। तो आपको केवल इतना याद रखता है मेरे दोस्तों कि जो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी वो तीसरा पंचवर्षीय योजना में हुई थी। कब हुई थी? तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना जो हुआ था वो तीसरा पंचवर्षीय योजना में हुआ था। और बाकी जो तीनों बच गए मेरे दोस्तों, यानी कि भिलाई इस्पात कारखाना, राउरकेला इस्पात कारखाना जो है और पश्चिम बंगाल इस्पात कारखाना, जो तीनों हो गए मेरे दोस्तों वो तीनों के तीनों दूसरी पंचवर्षीय योजना में। और बोकारो जो है बोकारो के केवल आपको याद रखना है तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसको बनाया गया था मेरे दोस्तों। आपको आगे चलते हैं। 1983 ईस्वी के क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत के कप्तान कौन थे? तो 1983 ईस्वी के क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था मेरे दोस्तों, उसमें भारत के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव थे। कौन थे मेरे दोस्तों? 1983 ईस्वी में क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत के कप्तान कपिल देव थे। पहला बार क्रिकेट वर्ल्ड कप मेरे दोस्तों 1983 ईस्वी में भारत ने जीता था। और दूसरी बार कब जीता है? तो दूसरी बार 2011 ईस्वी में जीता है। और दूसरी बार कौन कप्तान थे? तो धोनी थे मेरे दोस्तों। कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी थे। 2011 की कप्तानी में भारत मात्र अभी तक 2 बार वर्ल्ड कप जीता है मेरे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड कप। एक बार कपिल देव की कप्तानी में 1983 में, और एक बार 2011 में धोनी महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। 2014 ईस्वी में किस भारतीय को शांति का नोबेल प्राइज मिला था? 2014 ईस्वी में किस भारतीय को शांति का नोबेल प्राइज मिला था? तो कैलाश सत्यार्थी को। किसे? कैलाश सत्यार्थी को मेरे दोस्तों 2014 ईस्वी में शांति का नोबेल प्राइज दिया गया था कैलाश सत्यार्थी को 2014 ईस्वी में। आगे चलते हैं। कल्पना चावला जिस अंतरिक्षयान से अंतरिक्ष में गई थी उसका नाम क्या था? तो कल्पना चावला जिस अंतरिक्षयान में अंतरिक्ष से गई थी उसका नाम था मेरे दोस्तों स्पेस शटल कोलंबिया। क्या नाम था? स्पेस शटल कोलंबिया मेरे दोस्तों 1997 ईस्वी में गया था। कल्पना चावला जिस अंतरिक्षयान से अंतरिक्ष में गई थी उसका नाम क्या था? स्पेस शटल कोलंबिया था मेरे दोस्तों। अब मेरे दोस्तों पूछ सकता है आपको कल्पना चावला की दुर्घटना किस विमान के कारण हुई थी? तो मेरे दोस्तों कोलंबिया में बैठे बैठे उनका दुर्घटना हो गया था कल्पना चावला की। और मृत्यु कब हुआ था मेरे दोस्तों? तो कब हो गया? तो 1, 2 और 3। आपको इतना याद रखना 1, 2, 3, यानी कि 1 तारीख दूसरा महीना यानी कि 1 फरवरी 2003 क्या हो जाएगा? कल्पना चावला की मृत्यु मेरे दोस्तों 1 फरवरी 2003 को हो गई थी, यानी कि 1, 2, 3 आपको याद रखना है। और किस कोलंबिया दुर्घटना हुआ था किस विमान के कारण? तो कोलंबिया विमान के कारण। किसके? कोलंबिया कारण मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। 1911 ईस्वी में मुंबई शहर में गेटवे ऑफ इंडिया स्मारक किसके स्वागत में बनवाया गया था? 1911 ईस्वी में बोल रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो मुंबई में हुआ है वो किसके स्वागत में किया गया था? तो किसके स्वागत में मेरे दोस्तों? जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के प्रथम के आगमन पर। जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के प्रथम आगमन के बाद, प्रथम आगमन मेरे दोस्तों वो सब पहली बार आ रहे थे, उनके स्वागत पर मुंबई शहर में गेटवे ऑफ इंडिया का स्मारक बनवाया गया था मेरे दोस्तों 1911 ईस्वी में। कहाँ? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। और आपसे पूछ सकते हैं मेरे दोस्तों कि इंडिया गेट, तो इंडिया गेट कहाँ है? तो इंडिया गेट दिल्ली में है मेरे दोस्तों। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो 1911 ईस्वी में इसको स्थापना हुई थी, मुंबई में बनाया गया था मेरे दोस्तों जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के स्वागत में। आगे चलते हैं। पहली बार भारत में पैसेंजर रेल किनके किनके बीच चली थी? तो मेरे दोस्तों भारत में पहली बार पैसेंजर रेल यानी कि पैसेंजर ट्रेन कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को बोरी बंदर और ठाणे के बीच, यानी कि बॉम्बे से ठाणे भी बोलता है मेरे दोस्तों। पहली बार भारत में रेल चली कब? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चलाई गई थी, पैसेंजर ट्रेन चलाई गई थी मेरे दोस्तों। कहाँ से कहाँ? तो बॉम्बे और ठाणे के बीच, मुंबई से ठाणे भी देता है मेरे दोस्तों के बीच चलाई गई थी। और भारत में बोलेगा मेरे दोस्तों कि रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में रेल दिवस मेरे दोस्तों जब पहली ट्रेन चलाई गई थी 16 अप्रैल को, उसी दिन भारत में रेल दिवस मनाया जाता है। कब? 16 अप्रैल को। आगे चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण का क्या मतलब है? तो रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण का मतलब है मेरे दोस्तों तत्व या फिर यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग। तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन जब संयोग करता है उसी को मतलब रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं मेरे दोस्तों। रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण का क्या मतलब है? तो तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन जब संयोग करता है उसी को ऑक्सीकरण कहा जाता है। क्या कहता
होता है? तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग करेगा तो ऑक्सीकरण कहलाएगा। आगे चलते हैं, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग है मेरे दोस्तों कौन कौन? क्वाशियोरकर और मरासमस। क्या है? क्वाशियोरकर और मरासमस है मेरे दोस्तों, दोनों के दोनों प्रोटीन की कमी से होने वाले बच्चों में रोग है मेरे दोस्तों। क्वाशियोरकर में क्या होता है? तो क्वाशियोरकर है मेरे दोस्तों जो बच्चों के पेट बाहर निकल जाता है। क्या निकलता है? पेट बाहर निकल जाता है प्रोटीन की कमी से, क्वाशियोरकर बीमारी में। और मरासमस में क्या होता है? तो मरासमस में मेरे दोस्तों बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती है। क्या होती है? बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती है प्रोटीन की कमी से। तो प्रोटीन की कमी से होने वाले बच्चों में दो रोग होते हैं मेरे दोस्तों, क्वाशियोरकर और मरासमस। क्वाशियोरकर बच्चों का पेट बाहर निकलता है और मरासमस में क्या है? तो बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जनजाति के लिए एकीकृत जनजातीय विकास के संवर्धन हेतु अलग से उप योजना बनाई गई थी? बोल रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जनजाति के लिए एकीकृत जनजातीय विकास के संवर्धन हेतु अलग से उप योजना बनाई गई थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। कब में मेरे दोस्तों? 5वीं पंचवर्षीय योजना में जनजाति के लिए एकीकृत जनजातीय विकास के संवर्धन हेतु अलग से उप योजना बनाई गई थी मेरे दोस्तों। आपसे पूछ सकता है कि गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की नारा है मेरे दोस्तों, कौन सा पंचवर्षीय योजना मिला था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की योजना चलाई गई थी मेरे दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना में। आगे चलते हैं, नाइक अपाची रॉकेट का प्रक्षेपण जो हुआ है वो कब हुआ था? नाइक अपाची रॉकेट का प्रक्षेपण जो है 17 फरवरी 1961 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? नाइक अपाची रॉकेट का प्रक्षेपण 17 फरवरी 1961 ईस्वी को हुआ था मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, कौन सा पर्सनल कंप्यूटर नहीं है? तो कौन सा पर्सनल कंप्यूटर नहीं है मेरे दोस्तों? तो मेन फ्रेम। विकल्प से ऑप्शन से करने वाला प्रश्न था, मेन फ्रेम जो है सो पर्सनल कंप्यूटर नहीं है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, जीपीएस द्वारा पृथ्वी का एक पूर्ण कक्षा के चक्कर लगाने के लिए अनुमानित समय क्या है? तो जीपीएस जो गाड़ी में लगाया जाता है मेरे दोस्तों उसको पृथ्वी का एक पूर्ण कक्षा, पृथ्वी जितना मेरे दोस्तों वर्ल्ड में पृथ्वी है, पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगा लेता है कितना समय में? तो 11 घंटा 58 मिनट में, यानी कि लगभग 12 घंटा पूरा पृथ्वी का एक चक्कर लगा सकता है मेरे दोस्तों कौन? जीपीएस। इसीलिए कार एवं बड़े बड़े गाड़ी जो होता है मेरे दोस्तों उसमें जीपीएस लगाया दिया जाते हैं, क्योंकि जाके जब भी चोर उसको चुराए तो जीपीएस के द्वारा हम लोग देख सकते हैं कि गाड़ी कहाँ से कहाँ की रेंज में अभी पहुंची है, उससे चोर पकड़ा सकता है मेरे दोस्तों, गाड़ी को पकड़ा जा सकता है। जीपीएस बोल रहा है कि पृथ्वी का पूरा चक्कर लगा लगभग 12 घंटा में, 11 घंटा 58 मिनट लगभग 12 घंटा में। आगे चलते हैं, कौन सा समूह कशेरुकी नहीं है? तो ऑप्शन से एक था मेरे दोस्तों करने वाला, कौन सा समूह कशेरुकी नहीं है? तो वो क्वेश्चन ऑप्शन से होने वाला था मोलास्का जो है से कशेरुकी नहीं है। क्या है मेरे दोस्तों? मोलास्का है मेरे दोस्तों। कौन सा? मोलास्का जो है से कशेरुकी प्राणी नहीं है। आगे चलते हैं, किस शाखा के अंतर्गत फल, सब्जी, अनाज, फूल और पौधे की कृषि का अध्ययन होता है? किस शाखा के अंतर्गत मेरे दोस्तों फल, सब्जी, अनाज, फूल और पौधे की कृषि का अध्ययन होता है? तो हार्टिकल्चर। क्या हो जाएगा? हार्टिकल्चर के अंतर्गत मेरे दोस्तों फल, सब्जी, अनाज, फूल और पौधे की कृषि का अध्ययन किया जाता है। आगे चलते हैं, कौन सा यूएन का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है विश्व व्यापार संगठन के लिए नियम बनाता है? बोल रहा है कि कौन सा यूएन का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन है जो विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है? तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? WTO। कौन हो जाएगा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है WTO। तो WTO की स्थापना कब हुई थी मेरे दोस्तों? तो 1995 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो 1995 ईस्वी में इसका स्थापना हुई थी मेरे दोस्तों। कहाँ? तो जेनेवा ईस्वी में। कहाँ? जेनेवा में 1995 ईस्वी में WTO का स्थापना हुई थी। WTO का फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 1995 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था और विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है मेरे दोस्तों WTO। आगे चलते हैं, भारत संघीय क्षेत्र है और संघात्मक शासन व्यवस्था है, इसका मतलब क्या है? तो भारत संघीय क्षेत्र है, संघात्मक शासन व्यवस्था इसका मतलब है, इसका मेरे दोस्तों क्या मतलब है कि संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकार में शक्तियों का विभाजन एवं संविधान की सर्वोच्चता। बोल रहा है कि भारत संघीय क्षेत्र है, यानी कि संघात्मक क्षेत्र है, इसका मतलब क्या है? तो संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकार में शक्तियों का विभाजन है और संविधान की सर्वोच्चता के कारण दोस्तों भारत एक संघात्मक शासन की व्यवस्था है। आगे चलते हैं,
कौन सा राज्य जो देश की 1/3 चीनी का उत्पादन करता है? बोल रहा है कि कौन सा राज्य है जो पूरे देश की 1/3 चीनी का उत्पादन करता है मेरे दोस्तों? कौन सा राज्य है? यूपी। यूपी जो है से पूरा देश की 1/3 यानी कि 1/3 चीनी का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य होकर मेरे दोस्तों यूपी। आगे चलते हैं, कितनी जनसंख्या से ज्यादा वाले शहर मेगा सिटी में आते हैं? कितनी जनसंख्या से ज्यादा वाले शहर मेरे दोस्तों मेगा सिटी में आते हैं? तो 10 मिलियन। 1 मिलियन में कितना होते हैं मेरे दोस्तों? तो 10 लाख। कितना? 1 मिलियन में 10 लाख आदमी होते हैं, तो 10 मिलियन में कितना हो जाएंगे? 1 करोड़। क्या हो जाएंगे? 1 करोड़ वाले शहर जो है सो मेगा सिटी में आते हैं। कितने में? मेगा सिटी में आते हैं 1 करोड़ वाले शहर मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, पवन चक्की में किस ऊर्जा को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है? बोल रहा है कि पवन चक्की में किस ऊर्जा को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है? तो मेरे दोस्तों पवन चक्की में गतिज ऊर्जा, बोल रहा है कि किस ऊर्जा को? गतिज ऊर्जा को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। गतिज ऊर्जा को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कौन करता है? तो पवन चक्की। आगे चलते हैं, हवाई अड्डे के संचालन और वैमानिकी संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो हवाई अड्डे के संचालन और वैमानिकी संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय विमानन प्राधिकरण। किसके द्वारा? तो भारतीय विमानन प्राधिकरण के द्वारा हवाई अड्डे के संचालन और वैमानिकी संचालन किया जाता है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, स्तूप का निर्माण किस उद्देश्य से करवाया जाता था? तो स्तूप का निर्माण जो है सब पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए। किसके लिए? तो पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए स्तूप का निर्माण कराया जाता था मेरे दोस्तों। किसके लिए? तो पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए। आगे चलते हैं, 10 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। क्या कर रहा है कि आगरा नगर को किसने बसाया था? आगरा नगर को किसने बसाया था मेरे दोस्तों? सिकंदर लोदी ने बसाया था। किसने बसाया था? तो आगरा नगर को किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने बसाया था। आगे चलते हैं, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो आलू का भाग मेरे दोस्तों तना खाया जाता है, स्टेम। क्या? आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो तना यानी कि स्टेम भी बोल सकते हैं। आगे चलते हैं, होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो होयसल वंश की राजधानी मेरे दोस्तों कहाँ थी? द्वार समुद्र थी। कहाँ? होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। आगे चलते हैं, किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित किया था? तो किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बदला था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में हस्तांतरित किया था मेरे दोस्तों। अनुच्छेद 76 जो है किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 76 मेरे दोस्तों भारत का महान्यायवादी होता है। क्या होता है? भारत का महान्यायवादी। और भारत का महान्यायवादी को नियुक्ति कौन करता है मेरे दोस्तों? तो भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 76 में किसका संबंध है? तो भारत का महान्यायवादी से संबंध है। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन है? तो राज्यसभा के प्रथम सभापति मेरे दोस्तों, तो राज्यसभा के सभापति होते कौन है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं और राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो बोल रहा है कि राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? जो उपराष्ट्रपति होंगे वो भारत के प्रथम सभापति होंगे, यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे जो राज्यसभा के प्रथम सभापति थे मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है? बोल रहा कि किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है? ये ऑप्शन से करने वाला प्रश्न था मेरे दोस्तों। एमनेस्टी। एमनेस्टी का मुख्यालय पूछ रहा था। तो एमनेस्टी का मुख्यालय कहाँ होता है मेरे दोस्तों? तो लंदन में होता है। कहाँ होता है? एमनेस्टी का मुख्यालय कहाँ? तो लंदन में है, लेकिन न्यूयॉर्क दिया हुआ था, तो ये विकल्प गलत था मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो गद्दर पार्टी की स्थापना मेरे दोस्तों कहाँ हुई थी? तो सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में हुई थी मेरे दोस्तों। गद्दर पार्टी की स्थापना हुआ था कहाँ हुआ था? तो सैन फ्रांसिस्को में। कब हुआ था? तो 1913 ईस्वी में। आप लोग याद रखेंगे 1913 ईस्वी में गद्दर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। आगे चलते हैं, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक मेरे दोस्तों विष्णु शर्मा है। कौन है? पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हो गए। आगे चलते हैं, भीमबेटका है मेरे दोस्तों, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो है शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए विख्यात है। किसके लिए? तो भीमबेटका जो है शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए विख्यात है मेरे दोस्तों भीमबेटका। आगे चलते हैं, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना मेरे दोस्तों 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 ईस्वी को नाबार्ड की स्थापना हुई थी मेरे दोस्तों। और किस समिति? आपसे समिति पूछता है तो शिवरामन समिति। किस समिति के आधार पर? तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी शिवरामन समिति के आधार पर 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। आगे चलते हैं, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ओरंग राष्ट्रीय उद्यान मेरे दोस्तों कहाँ है? तो उदलगुड़ी में है। कहाँ है? उदलगुड़ी में है, असम में। कहाँ? ओरंग राष्ट्रीय उद्यान असम है मेरे दोस्तों। उदलगुड़ी एगो जिला है और सोनीपत डिस्ट्रिक्ट क्या है? तो उदलगुड़ी स्थान है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में और असम में पड़ता है। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में। आगे चलते हैं, किसे नोबेल प्राइज नहीं मिला है? ऑप्शन से करने वाला प्रश्न था मेरे दोस्तों, किसे नोबेल प्राइज मिला है? तो अभी तक गांधी जी को नोबेल प्राइज से सम्मानित नहीं किया गया मेरे दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो गांधी जी हो जाते। आगे चलते हैं,
समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध कितना होता है? समानांतर क्रम में संयोजित करने पर प्रतिरोध का समतुल्य क्या हो जाएगा? तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/3 से लेकर 1/rn तक जाता है मेरे दोस्तों। समानांतर क्रम में प्रतिरोध निकालना है तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस लेकर अनंत तक 1/rn तक जाता है। आगे चलते हैं, कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील है? तो मेरे दोस्तों पूछ रहा है कि कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील है? तो मेरे दोस्तों निष्क्रिय गैस वाला समूह है, उसको अक्रिय गैस भी बोला जाता है। तो उसमें सबसे कम अभिक्रियाशील कौन है? तो सबसे कम अभिक्रियाशील मेरे दोस्तों कौन हो जाएगा? तो नियोन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नियोन हो जाएगा। जो 18वां ग्रुप यानी कि अक्रिय गैस समूह का सबसे कम अभिक्रियाशील कौन है? तो नियोन गैस हो जाएगा। आगे चलते हैं, गूगल के वर्तमान सीईओ कौन है? तो गूगल के वर्तमान सीईओ मेरे दोस्तों सुंदर पिचाई है। कौन है? तो गूगल के वर्तमान सीईओ सुंदर पिचाई हो जाएंगे मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है? तो सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है मेरे दोस्तों? तो कुंडमकुलम परमाणु तमिलनाडु। कहाँ है? कुंडमकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र मेरे दोस्तों कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। और सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट यही है मेरे दोस्तों, कुंडमकुलम जो है परमाणु में। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? तो महानदी। कौन सी नदी मेरे दोस्तों? तो महानदी जो था से हिमालय से नहीं निकलने वाली ऑप्शन में था मेरे दोस्तों। और ऑप्शन से इस क्वेश्चन को आपको देखना था। आगे चलते हैं, DASD का फुल फॉर्म क्या है? तो DASD का फुल फॉर्म होता है मेरे दोस्तों डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। क्या? डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइड है मेरे दोस्तों। DASD का फुल फॉर्म है डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइड। आगे चलते हैं, कौन सा कर जो है सो केंद्र सरकार द्वारा नहीं वसूला जाता है? कौन सा कर, कौन सा टैक्स जो है सो केंद्र सरकार द्वारा वसूला नहीं जाता है? तो स्टैंप ड्यूटी एंड कॉमर्शियल टैक्स। क्या हो जाएगा? स्टैंप ड्यूटी एंड कॉमर्शियल टैक्स है मेरे दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा वसूला नहीं जाता है, ये राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है। कौन? स्टैंप ड्यूटी एंड कॉमर्शियल टैक्स मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, आईपी की फुल फॉर्म क्या है? तो आईपी की फुल फॉर्म मेरे दोस्तों कौन? इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा? आईपी की फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा। आईपी की फुल फॉर्म मेरे दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल। आगे चलते हैं, पशुधन गणना कब शुरू हुई थी? तो पशुधन गणना शुरू थी मेरे दोस्तों 2019 से लेकर 2019-20 ईस्वी के बीच, सॉरी 2019 ईस्वी से लेकर के 2019 ईस्वी के बीच के पशुधन गणना शुरू हुई थी। 2019 से 20 के बीच में पशुधन गणना शुरू हुआ था। आगे चलते हैं, विनजिप क्या है? तो विनजिप मेरे दोस्तों, विनजिप एक विंडोज प्रोग्राम है। क्या है? तो विनजिप एक प्रकार का विंडोज प्रोग्राम है मेरे दोस्तों। क्या है? विनजिप एक विंडोज प्रोग्राम है। आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानवाधिकार और विश्व शांति के लिए कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानवाधिकार और विश्व शांति के लिए कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा था? UNO यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ मेरे दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की मेरे दोस्तों अब स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था मेरे दोस्तों। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मेरे दोस्तों न्यूयॉर्क में है। कहाँ? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस भी मनाया जाता है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, फ्लाइट्स बुक की लेखिका कौन है? तो फ्लाइट्स बुक्स की लेखिका है मेरे दोस्तों ओल्गा टोकारचुक। क्या हो जाएगा? तो ओल्गा टोकारचुक जो है सो फ्लाइट बुक्स की लेखिका है मेरे दोस्तों। कौन? ओल्गा टोकारचुक। आगे चलते हैं, भारत का कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? भारत का कौन सा राज्य जो है सो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है मेरे दोस्तों? तो कौन हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। नेपाल के साथ कुल 5 राज्य सीमा लगाता है मेरे दोस्तों। कितना राज्य? 5 राज्य, उनमें से झारखंड नहीं मेरे दोस्तों। नेपाल के साथ झारखंड राज्य सीमा नहीं लगाता है। आगे चलते हैं, जीएसटी से संबंधित कौन सा कथन गलत है? बोल रहा है कि जीएसटी से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो बोल रहा है कि जीएसटी राज्य सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है। तो नहीं मेरे दोस्तों, जीएसटी राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। आपको गलत ऑप्शन चुना था, यानी कि जीएसटी जो है से बोल रहा है कि राज्य सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन को हम लोग ये ऑप्शन को रॉन्ग कर देंगे, यानी कि जीएसटी राज्य सरकार लेता है। आगे चलते हैं, कौन सा टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट नहीं है? बोल रहा है कि कौन सा टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट नहीं है। ये ऑप्शन से क्वेश्चन को बनाना था मेरे दोस्तों। तो टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन सा नहीं? तो कनाडा ओपन नहीं है मेरे दोस्तों। कनाडा ओपन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, फ्लाइंग 5 एयरक्राफ्ट जो है किस देश द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो फ्लाइंग 5 जो एयरक्राफ्ट है किस देश द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो नीदरलैंड में डेलफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं द्वारा। किस देश के द्वारा? तो नीदरलैंड में डेलफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं के द्वारा फ्लाइंग 5 एयरक्राफ्ट जो है सो विकसित किया जा रहा है नीदरलैंड में टेक्नोलॉजी के शोधकर्ता द्वारा। आगे चलते हैं,
नोमोफोबिया किससे संबंधित है? तो नोमोफोबिया मेरे दोस्तों किससे संबंधित है? तो मोबाइल नहीं होने का डर, मोबाइल नहीं होने का डर मेरे दोस्तों किसे कहते हैं? नोमोफोबिया को कहते हैं। क्या कहते हैं? नोमोफोबिया क्या होता है? तो मोबाइल नहीं होने का डर मेरे दोस्तों नोमोफोबिया संबंधित है। आगे चलते हैं, CO2 से सही संबंधित कथन कौन सा है? CO2 से संबंधित सही कथन क्या है? तो ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं। बिल्कुल मेरे दोस्तों, ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है, ये बिल्कुल सही कथन है मेरे दोस्तों। क्या हो जाएगा? ठोस CO2 को यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है, बिल्कुल राइट आंसर है और सही कथन चुनना था तो इससे राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, ओजोन परत यानी कि ओजोन क्षरण का कारण क्या है? तो ओजोन क्षरण का कारण है मेरे दोस्तों क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC गैस है। क्या है? CFC गैस है मेरे दोस्तों, जो ओजोन क्षरण का कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। आगे चलते हैं, महात्मा गांधी जी को नस्लीय भेदभाव के चलते दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतार दिया गया था? तो महात्मा गांधी जी को नस्लीय भेदभाव के चलते दक्षिण अफ्रीका के पीटरमैरिट्सबर्ग, कहाँ? तो पीटरमैरिट्सबर्ग स्टेशन पर मेरे दोस्तों ट्रेन से उतार दिया गया था। और कहीं कहीं आपको देखा मिल सकता है कि ट्रेन से फेंक दिया गया था। तो मेरे दोस्तों कहाँ था? पीटरमैरिट्सबर्ग। आगे चलते हैं, लिंकनशायर विश्व की सबसे लंबी सबसी पावर केबल का निर्माण हो रहा है जो ब्रिटेन और किस देश के साथ कनेक्ट होगी? लिंकनशायर जो विश्व की सबसे लंबी सबसी पावर केबल का निर्माण हो रहा है और ब्रिटेन को किस देश से कनेक्ट करेगा? तो डेनमार्क से। लिंकनशायर जो है सो ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच जो है कनेक्ट होगी मेरे दोस्तों पावर केबल। आगे चलते हैं, मंगल ग्रह के गहरे आंतरिक भाग का अध्ययन करने के लिए नासा ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो इनसाइट। क्या हो जाएगा? इनसाइट। मंगल ग्रह के गहरे आंतरिक भाग को अध्ययन करने के लिए नासा ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो इनसाइट मिशन मेरे दोस्तों। कौन सा मिशन? तो नासा ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है मंगल ग्रह के गहरे आंतरिक भाग को अध्ययन करने के लिए? तो इनसाइट मिशन। आगे चलते हैं, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क कहाँ है? तो देहिंग पटकाई नेशनल पार्क मेरे दोस्तों कहाँ है? तो असम में है। देहिंग पटकाई नेशनल पार्क कहाँ हो जाएगा? असम में हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से करना था। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा होता है मेरे दोस्तों? कौन हो जाता है? रूस। इसके बाद क्या होता है? तो कनाडा होता है। इसका ट्रिक होता है मेरे दोस्तों रुकची अब आई। क्या होता है? रुकची अब आई। क्या होता है ट्रिक? इसका ट्रिक होता है रुकची अब आई। रूस से क्या हो जाएगा? रूस से हो जाएगा रूस। सब क्षेत्रफल की दृष्टि से बता रहा हूं मेरे दोस्तों। रूस से क्या हो जाएगा? रूस। का से क्या हो जाएगा? कनाडा। ची से क्या हो जाएगा? चाइना। आ से क्या हो जाएगा? अमेरिका। बा से हो जाएगा ब्राजील। आ से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और ई से हो जाएगा इंडिया। क्या हो जाएगा? ई से हो जाएगा इंडिया। इंडिया कैमा नंबर पर आता है मेरे दोस्तों? इंडिया क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां नंबर पर आता है। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से बोले मेरे दोस्तों तो दूसरा नंबर पर आता है। चीन के बाद जनसंख्या वाला देश मेरे दोस्तों भारत ही है। तो मेरे दोस्तों पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? सबसे बड़ा देश तो रूस है मेरे दोस्तों। अगर रूस ऑप्शन में नहीं रहे तो कनाडा का मारेंगे और कनाडा नहीं तो चाइना और चाइना फिर अमेरिका, इसके बाद ब्राजील, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद इंडिया। अगर 8वां सबसे बड़ा देश पूछे मेरे दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से तो क्या हो जाता है? अर्जेंटीना 8वां बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आगे चलते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 24 जून 2020 ईस्वी को रूस के मॉस्को में विजय दिवस परेड की 75वीं वर्षगांठ में शामिल हुए हैं। राजनाथ सिंह जो है रक्षा मंत्री, वो 24 जून 2020 ईस्वी को रूस के मॉस्को में विजय दिवस परेड की 75वीं वर्षगांठ में शामिल हुए हैं। तो रूस यह वर्षगांठ किस देश से विजय पर मनाता है? तो दूसरा विश्व युद्ध मेरे दोस्तों जर्मनी पर विजय के उपलक्ष्य में। किसके विजय के उपलक्ष्य में? जर्मनी पर विजय के उपलक्ष्य में मेरे दोस्तों रूस जो है से यह वर्षगांठ मनाता है मेरे दोस्तों विजय दिवस। 75वीं वर्षगांठ मनाया 2020 ईस्वी में। आगे चलते हैं, गोदान, कर्मभूमि और गब्बन उपन्यास के लेखक कौन है? तो मेरे दोस्तों गोदान बोले चाहे कर्मभूमि बोले या गब्बन बोले, तीनों का मेरे दोस्तों उपन्यास के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद। कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। गोदान के लेखक है कर्मभूमि और गब्बन। गोदान, कर्मभूमि और गब्बन उपन्यास, तीनों उपन्यास के लेखक कौन है मेरे दोस्तों? तो मुंशी प्रेमचंद। आगे चलते हैं, पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में संचालित है? तो पैठन जल विद्युत परियोजना है मेरे दोस्तों किस राज्य में संचालित है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ है? पैठन जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र राज्य में संचालित है मेरे दोस्तों। कहाँ? महाराष्ट्र राज्य में। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद हो रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज़ आप लोग दोस्तों तक शेयर कर दें, क्योंकि वीडियो आप लोग के लिए बनाई जाती है मेरे दोस्तों। कितना मेहनत लगता है आप लोग इस बात को समझ सकते हैं मेरे दोस्तों। कृपया 1 मिनट का समय निकालें और अपने दोस्तों तक बिल्कुल भी शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान मेरे दोस्तों
जनवरी 1950 ईस्वी को। कब? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को मेरे दोस्तों भारत का संविधान लागू हो गया। अगर आपसे पूछे कि भारत का संविधान अंगीकार कब हुआ, तो भारत का संविधान अंगीकार हुआ था मेरे दोस्तों 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। कब? भारत का संविधान अंगीकार बोले तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, और भारत का संविधान लागू कब हुआ, तो 1950 ईस्वी को 26 जनवरी। आगे चलते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार कौन थे? अभी बताया था मेरे दोस्तों कि गेटवे ऑफ इंडिया है कहाँ, तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। कहाँ है? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है मेरे दोस्तों। और इंडिया गेट आपसे पूछे तो इंडिया गेट कहाँ है, तो दिल्ली में। तो पूछ रहा कि गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार यानी कि बनाए कौन थे, तो जॉर्ज व्हिटेट। कौन बनाए थे? तो जॉर्ज व्हिटेट बनाए थे मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, पत्ती का हरा रंग किस वर्ण के कारण होता है, तो पत्ती का हरा रंग मेरे दोस्तों क्लोरोफिल वर्ण के कारण होता है। किसके वर्ण के कारण? तो पत्ती का हरा रंग जो होता है से क्लोरोफिल वर्ण के कारण होता है मेरे दोस्तों। किसके कारण? क्लोरोफिल वर्ण के कारण पत्तियों का हरा रंग होता है। आगे चलते हैं, जब किसी देश की मुद्रा की वैल्यू दूसरे देश से कम हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? जब किसी भी देश की मुद्रा की वैल्यू जो है दूसरे देश से कम हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं, यानी कि डिवैल्यूशन कहते हैं मेरे दोस्तों। जब किसी भी देश की मुद्रा की वैल्यू जो है दूसरे देश से कम हो जाती है तो उसे मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं, यानी कि डिवैल्यूशन कहते हैं मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, कोबॉल की फुल फॉर्म क्या है, तो कोबॉल की फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है मेरे दोस्तों। तो कोबॉल के फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है मेरे दोस्तों, कोबॉल की फुल फॉर्म हो जाएगी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। आगे चलते हैं, पक्सिनिया ग्रेमिनिस कवक से किस फसल में ब्लैक रस्ट रोग होता है? पक्सिनिया ग्रेमिनिस कवक से रोग होता है मेरे दोस्तों। और किस फसल में ब्लैक रस्ट रोग होता है? आपसे इतना भी पूछ सकता है कि किस फसल में ब्लैक रस्ट रोग होता है, तो किस फसल में? तो गेहूं के रोग में। गेहूं में मेरे दोस्तों ब्लैक रस्ट रोग होता है और पक्सिनिया ग्रेमिनिस कवक से होता है। आपसे पूछेगा कि ब्लैक रस्ट रोग जो गेहूं में होता है किस कवक के कारण होता है, तो पक्सिनिया ग्रेमिनिस के कारण मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, गोल्ड यानी कि सोने के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है, तो सोने के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है मेरे दोस्तों? अग्रणी देश हो जाएगा कौन सा देश? चाइना। सोने के उत्पादन में अग्रणी देश हो जाएगा मेरे दोस्तों चाइना। अगर राज्य में बोले अपना भारत देश राज्य में कि भारत में सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो कौन सा राज्य मेरे दोस्तों? कर्नाटक करता है। कर्नाटक जो है भारत में सबसे ज्यादा सोना का उत्पादन करता है मेरे दोस्तों। और आपसे हीरा की बात करें तो हीरा मेरे दोस्तों मध्य प्रदेश। कहाँ हो जाएगा? एमपी जो है मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा हीरे का उत्पादन करने वाला राज्य है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, हैदराबाद अंतिम निजाम कौन थे, तो हैदराबाद के अंतिम निजाम थे मेरे दोस्तों उस्मान अली खान। कौन थे? हैदराबाद के अंतिम निजाम थे उस्मान अली खान। एक क्वेश्चन और पीछे छूट गया मेरे दोस्तों, बीएआरसी के संस्थापन कौन थे? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बीएआरसी का फुल फॉर्म क्या है, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मेरे दोस्तों उसके संस्थापक कौन थे, तो होमी जहांगीर भाभा। कौन थे? होमी जहांगीर भाभा जो है से बीएआरसी यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के संस्थापक थे मेरे दोस्तों। आगे चलते, बांध और राज मिलान से सही सुमेलित है। सही सुमेलित आपको मिलान करना था मेरे दोस्तों, तो मिलान में बोला कि सही सुमेलित हमको निकालना है, तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। तो बिल्कुल मेरे दोस्तों टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। और कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। कहाँ है? टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है और उत्तराखंड में है। आगे चलते हैं, बोल रहा है कौन संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है मेरे दोस्तों? एंटोनियो गुटेरेस हैं। कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। और किस देश के हैं, तो किस देश के मेरे दोस्तों? पुर्तगाल देश के हैं। कहाँ के? पुर्तगाल के हैं एंटोनियो गुटेरेस जो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं। आगे चलते हैं, यदि लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी? बोल रहा कि यदि लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी, तो उसकी क्षमता मेरे दोस्तों कितना फोकस दूरी दिया है? 25 सेंटीमीटर। तो हम लोग 100 से डिवाइड कर लेंगे 25 में। कितना? 100 सेंटीमीटर में हम 25 सेंटीमीटर से फोकस दूरी से डिवाइड करेंगे तो कितना डायोप्टर हो जाएगा मेरे दोस्तों? 4 डायोप्टर। यदि लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता जो है 4 डायोप्टर हो जाएगी मेरे दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 डायोप्टर। आगे चलते हैं, 2019-20 में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? 2019-20 में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो गुजरात राज्य है मेरे दोस्तों। कौन सा राज्य? गुजरात राज्य है। आपसे बोल सकता है कि कपास उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी अनिवार्य है, तो कपास उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी मेरे दोस्तों? तो काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। और काली मिट्टी का एक और नाम है मेरे दोस्तों, कौन सा? तो रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी को कालो मिट्टी कहते हैं मेरे दोस्तों। और बोल सकता है आपसे कि काली मिट्टी सबसे ज्यादा किस राज्य में है, तो सबसे ज्यादा राज्य में है मेरे दोस्तों। कहाँ? तो महाराष्ट्र। काली मिट्टी यानी कि रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है। लेकिन कपास सबसे ज्यादा होता कहाँ है, तो कपास सबसे ज्यादा गुजरात में होता है मेरे दोस्तों। आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे।
आगे चलते हैं, मिस यूनिवर्स विजेता 2 भारतीय कौन है? तो मिस यूनिवर्स विजेता 2 भारतीय मेरे दोस्तों कौन? तो लारा दत्ता 2000 ईस्वी में जीती थी और सुष्मिता सेन मेरे दोस्तों 1994 ईस्वी में जीती हैं। मिस यूनिवर्स विजेता है सुष्मिता सेन 1994 ईस्वी में जीती थी और लारा दत्ता 2000 ईस्वी मेरे दोस्तों, और दोनों के दोनों भारतीय हैं। आगे चलते, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग मेरे दोस्तों पहले NH7 था। क्या था? पहले NH7 था, जो वर्तमान में क्या हो गया? NH44 हो गया। कितना हो गया है? भारत का सबसे लंबा राजमार्ग जो है NH7 था पहले, लेकिन वर्तमान में क्या हो गया? NH44 हो गया मेरे दोस्तों। आप लोग याद रखेंगे वर्तमान में कितना? NH44। आगे चलते हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे मेरे दोस्तों कौन? रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे मेरे दोस्तों कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड थे। आगे चलते हैं, दुर्बल अम्ल और परवल क्षारक की अभिक्रिया होने पर बने विलयन की प्रकृति कैसी होगी? तो दुर्बल अम्ल और परवल क्षारक की अभिक्रिया होने पर बने विलयन की प्रकृति होगी कौन? तो बेसिक सॉल्यूशन। क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों? बेसिक सॉल्यूशन जो है सो दुर्बल अम्ल और परवल क्षार की अभिक्रिया कराने पर बेसिक सॉल्यूशन, यानी कि बेस मतलब क्षार बन जाएगी मेरे दोस्तों, बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगी। आगे चलते हैं, जीएसटी में 4 प्रकार के टैक्स स्लैब है। जीएसटी में कितने प्रकार के टैक्स हैं मेरे दोस्तों? तो जीएसटी में 4 प्रकार के टैक्स का भुगतान करते हैं लोग। तो जीएसटी में 4 प्रकार के टैक्स कितना कितना है? तो मेरे दोस्तों 5%, 12%, 18% और 28%। कितना? 5, 12, 18, 28 मेरे दोस्तों जीएसटी में 4 प्रकार के टैक्स होते हैं। मेरे दोस्तों आपसे पूछ सकते हैं कि शिक्षा पर अभी जीएसटी टैक्स कितना लिया जाता है? तो शिक्षा पर मेरे दोस्तों जीएसटी टैक्स अभी 18% लिया जाता है। कितना? शिक्षा पर अभी वर्तमान में जीएसटी टैक्स 18% लिया जाता है मेरे दोस्तों सरकार के द्वारा। आगे चलते हैं, 21वां राष्ट्रमंडल खेल, 21वां राष्ट्रमंडल खेल जो है कॉमनवेल्थ गेम्स 21वां कहाँ पर हुआ था? तो मेरे दोस्तों गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो 21वां राष्ट्रमंडल खेल जो है से कहाँ पर हुआ था? तो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था मेरे दोस्तों। आपसे पूछ सकता है कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब हुए थे? तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल मेरे दोस्तों कब हुए थे? तो 1930 ईस्वी में हुए थे। कब हुए थे? 1930 ईस्वी में हुए थे। और कहाँ हुए थे? तो हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। कहाँ हुआ था? हैमिल्टन कनाडा में प्रथम राष्ट्रमंडल खेल हुआ था मेरे दोस्तों। और आपसे पूछ सकता है 21वां राष्ट्रमंडल खेल, तो 21वां राष्ट्रमंडल खेल गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ। आगे चलते हैं, कौन सी ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आती है? कौन सी ग्रीन हाउस गैस जो है, ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत कौन कौन सी गैस आती है? तो वाटर पेपर हो जाएगा, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हो जाएगा, ओजोन हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा और क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा मेरे दोस्तों। कौन कौन ग्रीन हाउस गैस में आते हैं? कौन कौन? तो वाटर पेपर यानी कि जलवाष्प हो गया मेरे दोस्तों। वाटर वेपर आप लोग क्या समझेंगे? जलवाष्प समझेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड समझेंगे, मीथेन है, ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इतने गैस जो है ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आती है। आगे चलते हैं, CRPC की किस धारा के तहत 5 या फिर उससे ज़्यादा आदमी एक साथ नहीं जमा हो सकते? मेरे दोस्तों CRPC के किस धारा के तहत 5 या उससे ज़्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते? तो धारा 144 के तहत। कितना? धारा 144 के तहत जो है 5 या उससे ज़्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं सकते थे मेरे दोस्तों। एक कोविड-19 के समय ऐसा चल रहा था। आगे चलते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में दोस्तों अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। कितना में? शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। आपसे पूछ सकता है मेरे दोस्तों एक क्वेश्चन, बिहार एसआई में पूछा गया था। कब? बिहार एसआई 2021 ईस्वी में पूछा गया था मेरे दोस्तों कि बलात्श्रम का निषेध जो है से किस अनुच्छेद में है? तो बलात्श्रम का अनुच्छेद मेरे दोस्तों, बलात्श्रम आपसे जब भी पूछे तो कितना हो जाएगा? अनुच्छेद 23 हो जाएगा। और शोषण बोलेगा मेरे दोस्तों तो शोषण कितना हो जाएगा? तो 24 हो जाएगा। ऐसे शोषण का विरुद्ध अधिकार 23 से 24 के अंतर्गत आता है, लेकिन बलात्श्रम का अनुच्छेद 23 हो जाएगा और शोषण बोल जाएगा मेरे दोस्तों तो 24 हो जाएगा। आगे चलेंगे, सबसे पहले समुद्री मार्ग से भारत की खोज किसने की थी? तो सबसे पहले समुद्री मार्ग से भारत की खोज मेरे दोस्तों वास्को डी गामा ने किया था। कौन किया था? तो वास्को डी गामा ने किया था मेरे दोस्तों। सबसे पहले समुद्री मार्ग से भारत की खोज कब किया था? तो 1498 ईस्वी को। कब किया था? तो 1498 ईस्वी में मेरे दोस्तों। कहाँ आया था? कालीकट में आया था। कालीकट केरल में पड़ता है मेरे दोस्तों। सबसे पहले समुद्री मार्ग से खोज करते हुए वास्को डी गामा ने कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। आगे चलते हैं, सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन लॉन्च करने से पहले टेस्टिंग हेतु उसका कौन सा वर्जन जारी किया जाता है? तो सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन लॉन्च करने से पहले टेस्टिंग करने हेतु उसका कौन सा वर्जन लॉन्च किया जाता है? तो बीटा वर्जन। कौन सा वर्जन? बीटा वर्जन मेरे दोस्तों। सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन लॉन्च करने से पहले उसका बीटा वर्जन लॉन्च किया जाता है। आगे चलते हैं,
काकोरी कांड में कौन शामिल था? आपको ऑप्शन से इस क्वेश्चन को बनाना था मेरे दोस्तों। काकोरी कांड में कौन शामिल था? तो अशफाक उल्ला खान। कौन? अशफाक उल्ला खान काकोरी कांड में शामिल थे मेरे दोस्तों। और काकोरी कांड हुआ कब था? तो 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में काकोरी कांड हुआ था मेरे दोस्तों। उसमें कौन शामिल थे? तो अशफाक उल्ला खान। आपको ऑप्शन से इस क्वेश्चन को बनाना था। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र का कौन सा देश विश्व बैंक का सदस्य नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र का कौन सा देश है जो विश्व बैंक का सदस्य नहीं है? तो आपको इस क्वेश्चन को ऑप्शन से देखकर बनाना था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्यूबा। क्यूबा जो मेरे दोस्तों सो विश्व बैंक का सदस्य नहीं है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है मेरे दोस्तों, लेकिन विश्व बैंक का सदस्य नहीं है। कौन? तो क्यूबा हो जाएगा। इसे दक्षिण का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? चीनी का कटोरा। सॉरी, चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है। आगे चलते हैं। मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? तब मलेरिया रोग मेरे दोस्तों किस परजीवी के कारण? तब प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण। किस परजीवी के कारण? तब प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण। मलेरिया रोग प्रोटोजोआ से होता है। और कौन सा प्रोटोजोआ? तब प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण मेरे दोस्तों मलेरिया रोग होता है। मलेरिया रोग की खोज कौन किया था मेरे दोस्तों? तो कौन? रोनाल्ड रॉस। मलेरिया रोग के परजीवी की खोज कौन किया था? तो रोनाल्ड रॉस ने किया था मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। भारत का कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? मेरे दोस्तों भारत का कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता था? अभी हम लोग देखे थे क्या? तो अभी देखे थे हम लोग झारखंड। क्या देखे थे? अभी हम लोग देखे थे पीछे झारखंड साझा नहीं करता है। और इसके बाद दिया हुआ है अब त्रिपुरा। त्रिपुरा भी साझा नहीं करता है मेरे दोस्तों नेपाल के साथ, और झारखंड भी सीमा साझा नहीं करता है अपने नेपाल के साथ। आपको इस क्वेश्चन को विकल्प से बनाना था। आगे चलते हैं। 2014 ईस्वी में बच्चों एवं गर्भवती महिला वेलफेयर हेतु कौन सी योजना लॉन्च की गई थी? तो 2014 ईस्वी में बच्चों एवं गर्भवती महिला के वेलफेयर हेतु कौन सी योजना लॉन्च हुआ था? तो मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष मेरे दोस्तों बच्चों एवं गर्भवती महिला के वेलफेयर हेतु 2014 ईस्वी में योजना लॉन्च किया गया था। आगे चलते हैं। किस गवर्नर ने विदेशी आक्रमण या फिर आंतरिक विद्रोह से भारतीय रियासतों की रक्षा के लिए 1798 ईस्वी में सहायक संधि की थी? आपसे सहायक संधि जब भी पूछे मेरे दोस्तों कौन हो जाएगा? लॉर्ड ब्लेजली हो जाएगा। आपको सिर्फ इतना देखना है, सहायक संधि की जब भी बात करें तो इसका आंसर लॉर्ड ब्लेजली हो जाएगा। क्या? लॉर्ड ब्लेजली। किस गवर्नर विदेशी आक्रमण या फिर आंतरिक विद्रोह से भारतीय रियासतों की रक्षा के लिए 1798 ईस्वी में सहायक संधि किए थे? लॉर्ड ब्लेजली। आगे चलते हैं। भारत में रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो भारत में रेलवे विश्वविद्यालय का नाम है मेरे दोस्तों NRTI। क्या नाम है? NRTI जो है से भारत में रेलवे विश्वविद्यालय का नाम है मेरे दोस्तों। NRTI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो नेशनल रेल ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट। क्या? नेशनल रेल ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट जो है से भारत में रेलवे विश्वविद्यालय का नाम है नेशनल रेल ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट। आगे चलते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है मेरे दोस्तों कौन द्वीप पर है? बैरन द्वीप पर है। कहाँ है? बैरन द्वीप पर है मेरे दोस्तों, अंडमान निकोबार में है। और आपसे पूछ सकता है कि भारत का एकमात्र सुसुप्त ज्वालामुखी कौन सा है? तो सुसुप्त ज्वालामुखी मेरे दोस्तों नरकोंडम है। क्या है? नरकोंडम द्वीप पर है। और वह कहाँ है? तो वही मेरे दोस्तों अंडमान निकोबार में ही है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर अंडमान निकोबार में है। भारत का एकमात्र सुसुप्त ज्वालामुखी नरकोंडम द्वीप पर, वो भी अंडमान निकोबार में ही। आप लोग दोनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे की तरह माइंड में सेट कर लेंगे। आगे चलते हैं। यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एनर्जी यानी कि यूनाइटेड स्टेट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एनर्जी की स्थापना कब हुई थी? तो 2 दिसंबर 1970 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 2 दिसंबर 1970 ईस्वी को यूनाइटेड स्टेट्स इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एनर्जी की स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है? तो एक ही पदार्थ के बीच अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल कहलाता है ससंजक बल। क्या कहलाता है? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल कहलाता है ससंजक बल। और आपसे पूछेगा मेरे दोस्तों कि अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है? तो आसंजक बल। क्या कहलाता है? अलग अलग अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल कहलाता है आसंजक बल, और एक ही पदार्थ के बीच लगने वाला आकर्षण बल ससंजक बल। आप लोग इसको याद कैसे रखेंगे मेरे दोस्तों? तो जब भी देखिए आपसे अलग अलग बोले, अलग अलग अणुओं के बीच, अलग अलग अणुओं के बीच बोले तो कौन सा बल हो जाता है? आसंजक बल। कौन सा बल? तो आसंजक बल। अब देखिए मेरे दोस्तों आज से अलग बल है, आज से अलग अलग, आज से आसंजक बल, आज से अलग अलग, आज से आसंजक बल। आपको दोनों मिला लेना है, आज से अलग अलग तो आज से आसंजक बल। और एक जब अलग अलग से आसंजक बल हो गया तो एक ही पदार्थ के वाजिब बात है मेरे दोस्तों का आसंजक उल्टा होता है ससंजक बल। एक ही पदार्थ के बीच ससंजक बल हो जाएगा। आपको ध्यान में रख लेना, अलग अलग तो आसंजक, आज से दोनों हो जाता है अलग अलग आसंजक। आगे चलते हैं।
एशियन समिट मीटिंग 2019 कहाँ पर हुई है? तो एशियन समिट मीटिंग 2019 मेरे दोस्तों थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई है। कहाँ हुई है? तो एशियन समिट मीटिंग 2019 से हुए थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई मेरे दोस्तों। कब हुई है? तो 2019 ईस्वी में। आगे चलते हैं, 30 मई 2019 ईस्वी को वित्त मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो 30 मई 2019 ईस्वी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को नियुक्त किया गया था। किसे? तो वित्त मंत्री बनाया गया था निर्मला सीतारमण को 30 मई 2019 ईस्वी को। आप लोग याद रखेंगे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। आगे चलते हैं, कंप्यूटर में VR का फुल फॉर्म क्या है? VR का फुल फॉर्म होता है मेरे दोस्तों वर्चुअल रियलिटी। क्या होता है? वर्चुअल रियलिटी मेरे दोस्तों VR का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी। आगे चलते हैं, 2014 ईस्वी में किस सारंगी वादक को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था? 2014 ईस्वी में किस सारंगी वादक को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था? तो पद्मश्री अवार्ड मेरे दोस्तों उस्ताद मोइनुद्दीन खां को दिया गया था। किसे? उस्ताद मोइनुद्दीन खां को 2014 ईस्वी में सारंगी के लिए पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। किसे? तो उस्ताद मोइनुद्दीन खां को 2014 ईस्वी में सारंगी के लिए पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, कब बंगाल की दीवानी मुगल वंश के बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान की थी? बोल रहा है कि बंगाल की दीवानी मुगल वंश के बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान की थी। तो मेरे दोस्तों कब की थी? तो 1765 ईस्वी में बंगाल की दीवानी मुगल वंश के बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया था। आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहली भारतीय महिला सदस्य कौन सी है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य मेरे दोस्तों नीता अंबानी। कौन है? नीता अंबानी है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य मेरे दोस्तों। कौन? नीता अंबानी हो जाएगी। आगे चलते हैं, कालबेलिया किस राज्य का नृत्य है? तो कालबेलिया मेरे दोस्तों किस राज्य का? तो राजस्थान का नृत्य है। कहाँ का? कालबेलिया राजस्थान का लोक नृत्य है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड की जनजाति कौन सी है? तो जारवा जनजाति। कौन सी जनजाति मेरे दोस्तों? बहुत विख्यात जनजाति जारवा जनजाति जो है सो अंडमान निकोबार आइलैंड की जनजाति मेरे दोस्तों कौन सी? जारवा जनजाति। आगे चलेंगे, अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक मेरे दोस्तों बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर मेरे दोस्तों अंतिम मुगल शासक था। आगे चलते हैं, हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी मेरे दोस्तों शिवालिक श्रेणी। कौन है? हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी है शिवालिक श्रेणी मेरे दोस्तों। हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी शिवालिक श्रेणी हो जाएगा। आगे चलते हैं, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा पास किया गया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है किस वायसराय के द्वारा? तो वायसराय लिटन के द्वारा। किसके द्वारा पास किया गया था? देखिए इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं मेरे दोस्तों। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है कि किस वायसराय के द्वारा पास किया गया था? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा, वायसराय लिटन के द्वारा। लॉर्ड लिटन बोले चाहे वायसराय लिटन बोले एक ही चीज़ है। और इस क्वेश्चन इसमें और पूछता है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है से किस वायसराय के द्वारा खत्म कर दिया गया, यानी कि रद्द कर दिया गया। आपसे जब भी रद्द पूछेगा तो रद्द में आपको बताना है क्या? रिपन। आप लोग याद रखेंगे, राज से रद्द तो राज से रिपन, राज से रद्द तो राज से रिपन, और पास बोलेगा तो लिटन। क्या? पास बोलेगा तो लिटन आपको मारना है और रद्द बोलेगा तो रिपन मारना है। लेकिन लॉर्ड रिपन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा रद्द कर दिया गया, यानी खत्म कर दिया गया? तो रिपन, और पास किया गया तो लॉर्ड लिटन। आगे चलते हैं, भारत की प्रथम इंजन रहित ट्रेन का नाम क्या है? मेरे दोस्तों भारत की प्रथम ट्रेन ऐसी बनी है जिसमें इंजन रहित है, यानी कि इंजन नहीं है मेरे दोस्तों। उस ट्रेन का नाम क्या है? तो ट्रेन 18। उसी का नाम एक और नाम है मेरे दोस्तों, वंदे भारत एक्सप्रेस है। भारत की प्रथम इंजन रहित ट्रेन का नाम है मेरे दोस्तों ट्रेन 18 या फिर वंदे भारत एक्सप्रेस। आगे चलते हैं, यूएन के प्रतीक चिन्ह में जैतून की दो पत्तियां किसका प्रतीक है? तो यूएन के प्रतीक चिन्ह में जैतून की दो पत्तियां जो है तो शांति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? तो यूएन के प्रतीक चिन्ह में जैतून की दो पत्तियां जो है शांति का प्रतीक है मेरे दोस्तों। किसका? शांति का प्रतीक हो जाएगा। आगे चलते हैं, जल्लीकट्टू किससे संबंधित है? तो जल्लीकट्टू मेरे दोस्तों बैल को इंसान के साथ लड़ाया जाता है। कहाँ लड़ाया जाता है? तो तमिलनाडु में प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों। जल्लीकट्टू एक खेल है, उसमें बैल को इंसान के साथ लड़ाया जाता है। कहाँ? तो तमिलनाडु में मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, फोर्ब्स के अनुसार 2020 ईस्वी में सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट कौन सी थी? फोर्ब्स के अनुसार 2020 में सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट कौन है? तो नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका किस देश की रहने वाली मेरे दोस्तों? तो जापान की रहने वाली। कहाँ की रहने वाली है? नाओमी ओसाका जापान की रहने वाली है। और फोर्ब्स के अनुसार 2020 ईस्वी में सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट कौन थी? तो नाओमी ओसाका बनी थी मेरे दोस्तों। शक्ति का ऐसा यूनिट क्या है? तो शक्ति का ऐसा यूनिट मेरे दोस्तों वाट पूछा था। कितना आसान क्वेश्चन पूछा हुआ था। शक्ति का ऐसा यूनिट क्या है? तो वाट है। आगे चलते हैं, किस वर्ण की उपस्थिति के कारण शैवाल का रंग हरा होता है? किस वर्ण की उपस्थिति के कारण शैवाल का रंग हरा होता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण। किसके कारण? क्लोरोप्लास्ट के कारण
वर्ण की उपस्थिति का रंग मेरे दोस्तों शैवाल का रंग हरा होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण। किसके कारण? क्लोरोप्लास्ट के कारण शैवाल का रंग हरा होता है, क्लोरोप्लास्ट आप लोग याद रखेंगे। कौन जो है, कौन सा जंतु अपनी रक्षा के लिए रंग बदलता है? कौन सा जीव जंतु जो है रक्षा के लिए रंग बदलता है? गिरगिट। गिरगिट जो है जो मेरे दोस्तों अपनी रक्षा के लिए रंग बदलते जाता है। कौन सा है? तो गिरगिट हो जाएगा, अपनी रक्षा के लिए रंग बदलता है गिरगिट। आगे चलते हैं, फेसबुक ने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टू चैट रोबोट को 2017 में बंद कर दिया, तो उसका नाम क्या था? फेसबुक ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टू चैट रोबोट को 2017 बंद कर दिया, तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था बॉब और एलिस। क्या नाम था? उसका नाम था बॉब और एलिस था मेरे दोस्तों, जो फेसबुक ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टू चैट रोबोट को 2017 में बंद कर दिया था। आगे चलते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना हुई थी मेरे दोस्तों नवंबर 2017 ईस्वी में। कब हुई थी? नवंबर 2017 ईस्वी में NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना हुई थी 2017 ईस्वी में। देखिए मेरे दोस्तों 2021 ईस्वी में पूछा हुआ प्रश्न है और 2017 ईस्वी का यानी कि 4 साल पुराना करंट अफेयर पूछा है मेरे दोस्तों 2021 ईस्वी में। तो आपको इसी अनुसार देखना होगा कितना दिन का हमको करंट अफेयर पढ़ना है। दोस्तों हम आपको के लिए 1 साल का पुराने करंट अफेयर हम अपने चैनल तारी एजुकेशन में पढ़ा रहे हैं। कि आप लोग पढ़ना चाहते हैं, उसका पहला पार्ट हो चुका है मेरे दोस्तों, आप लोग जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं, भारत के अलावा फील्ड हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? फील्ड हॉकी मेरे दोस्तों भारत के अलावा पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। पाकिस्तान और भारत का मेरे दोस्तों एक ही राष्ट्रीय खेल है, कौन? तो आइस हॉकी भी बोल सकते हैं। आइस हॉकी नहीं, फील्ड हॉकी। आइस हॉकी तो मेरे दोस्तों बर्फ पर हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो वो हो जाएगा कनाडा का होता है बर्फ हॉकी। आगे चलते हैं, हाथी द्वारा किस प्रकार की साउंड उत्पन्न की जाती है जो जमीन में संचरण करती है? तो हाथी द्वारा किस प्रकार की साउंड उत्पन्न की जाती है तो जमीन में संचरण करते है? तो आप शराब। किस प्रकार की साउंड मेरे दोस्तों? तो आप शराब तरंग जो है सो हाथी के द्वारा उत्पन्न की जाती है। आगे चलते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने निष्ठा नामक प्रोग्राम की शुरुआत कहां से की है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय निष्ठा नामक प्रोग्राम चलाया मेरे दोस्तों कहां से? तो आंध्र प्रदेश से। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने निष्ठा नामक प्रोग्राम चलाया है, वो कहां से? तो आंध्र प्रदेश से चलाया है मेरे दोस्तों। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति खाद्य तेलों और तिलहन फसल से संबंधित है। किससे? खाद्य तेलों और तिलहन फसल से संबंधित है मेरे दोस्तों पीली क्रांति। दोस्तों अगर हमारे द्वारा पढ़ाया वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे और दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले मेरे दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बनाई जाती है। आगे चलते हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च किसके द्वारा स्थापित की गई है? तो होमी जहांगीर भाभा के द्वारा। किसके द्वारा? तो होमी जहांगीर भाभा के द्वारा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बनाई गई दोस्तों, ये होमी जहांगीर भाभा के द्वारा। आगे चलते हैं, संदेशों एवं सूचनाओं को सुरक्षित तरीके से भेजने एवं प्राप्त करने के लिए भेजने वाले के संदेशों को कुटित किया जाता है। बोल रहा है कि संदेशों एवं सूचनाओं को सुरक्षित तरीके से भेजने एवं प्राप्त करने के लिए भेजने वाले के संदेशों को कुटित किया जाता है ताकि तीसरा उसे कोई देख ना सके। उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? उसे क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। आगे चलते हैं, ब्रिटेन के PM फ्रेडरिक नॉर्थ द्वारा भारत में कौन सा एक्ट प्रस्तुत किया गया था? तो ब्रिटेन के PM थे मेरे दोस्तों फ्रेडरिक नॉर्थ, उसमें भारत में कौन सा एक्ट प्रस्तुत किए थे? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आपसे पूछेगा मेरे दोस्तों कि ब्रिटेन के PM जो फ्रेडरिक नॉर्थ द्वारा कौन सा एक्ट प्रस्तुत हुआ था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आगे चलते हैं, चंद्रमा अपनी धुरी के चारों ओर एक चक्कर कितने दिनों में लगा देती है? तो चंद्रमा अपना धुरी के चारों ओर एक चक्कर 27.3 दिन में लगा देती है। 27 दिन 6 घंटा भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। चंद्रमा अपनी धुरी को एक चक्कर 27.3 दिन में लगाती है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान संस्थान मेरे दोस्तों कल्पाक्कम तमिलनाडु में। कहाँ है? कल्पाक्कम तमिलनाडु में है जो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, उम्र ढलने के बाद नेत्र की समायोजन क्षमता का कम हो जाना किस दोष का लक्षण है? तो उम्र ढलने के बाद नेत्र की समायोजन क्षमता का कम हो जाना जरा दृष्टि दोष का उदाहरण है मेरे दोस्तों। किसका? तो जरा दृष्टि दोष का लक्षण है उम्र जैसे जैसे ढलती जाती है नेत्र की समायोजन क्षमता को कम होती जाती है मेरे दोस्तों। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण जब भी आपसे पूछे तो अनुच्छेद 112 मारना है। कितना? अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान है। आपसे धान विधेयक पूछ सकता है, तो धान विधेयक बोले जब भी बोले आपसे मेरे दोस्तों तो धान विधेयक कितना हो जाएगा? अनुच्छेद 110 हो जाएगा। धान विधेयक अनुच्छेद 110 में वर्णित है और वार्षिक वित्तीय विवरण बोले तो अनुच्छेद 112 में वर्णित है। आगे
चलते हैं, कार्ला बुद्धा गुफाएं कहाँ है? तो कार्ला बुद्धा गुफाएं मेरे दोस्तों महाराष्ट्र में है। कहाँ है? कार्ला बुद्धा गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में है। कहाँ? कार्ला बुद्धा गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में। आगे चलते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर मेरे दोस्तों पुरी उड़ीसा में है। कहाँ है? पुरी उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर। कहाँ? पुरी उड़ीसा में। आगे चलते हैं, कौन एक महारत्न कंपनी है? महारत्न कंपनी आपको ऑप्शन से विकल्प से देखना था मेरे दोस्तों। कौन? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि सेल। सेल का भी स्थापना आपको बताए थे मेरे दोस्तों कब? तो 1974 ईस्वी में, और एनटीपीसी 75 ईस्वी में। आगे चलते हैं, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन मेरे दोस्तों भारत कब आया था? तो 24 मार्च 1946 ईस्वी में। आपको 24 मार्च 1946 ईस्वी बाय डेट याद रखना है, क्योंकि 1946 सभी बच्चे याद रखते हैं। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 ईस्वी को। यूएनडीपी का गठन कब हुआ था? तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम मेरे दोस्तों। यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क में है, और इसका गठन कब हुआ था? तो 22 नवंबर 1965 ईस्वी को। यूएनडीपी का स्थापना कब हुआ था? तो 22 नवंबर 1965 ईस्वी को। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है, और इसके मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मेरे दोस्तों न्यूयॉर्क शहर में। कहाँ? तो न्यूयॉर्क शहर में। आगे चलते हैं, 2020 यूएस ओपन में डोमिनिक थिएम ने किसको पराजित किया था? तो 2020 ईस्वी के यूएस ओपन में डोमिनिक थिएम ने किसको पराजित किया था? तो अलेक्जेंडर जबरेव को। किसको? अलेक्जेंडर जबरेव को मेरे दोस्तों डोमिनिक थिएम ने पराजित किया था यूएस ओपन 2020 ईस्वी में। आगे चलते हैं, गोल्डन फाइबर यानी कि सुनहरा रेशा के रूप में किसे जाना जाता है? गोल्डन फाइबर आपसे पूछ सकता है, गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? तो जूट उद्योग। जूट को हम लोग पटसन भी कहते हैं। देखिए, जूट इंग्लिश में बोला जाता है और पटसन हिंदी में, यानी कि गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? पटसन को, यानी कि सुनहरा रेशा भी बोले थे पटसन को। आगे चलते हैं, मानव द्वारा लार उल्टी करना बीपी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन सा पार्ट करता है? मानव द्वारा लार उल्टी करना, ब्लड प्रेशर जैसी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण जो है, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण जब भी आपसे पूछे तो कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। कौन करता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा मेरे दोस्तों अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, जैसे लार उल्टी करना और बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर जैसी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मेडुला ऑब्लांगेटा। आगे चलते हैं, संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे मेरे दोस्तों? हरेंद्र कुमार मुखर्जी। कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी थी। कौन थे? हरेंद्र कुमार मुखर्जी। आगे चलते हैं, ब्रिटिश भारत में प्रथम प्रांतीय चुनाव कब हुए? तो ब्रिटिश भारत में प्रथम प्रांतीय चुनाव मेरे दोस्तों कब हुए? तो 1937 ईस्वी में। कब हुए? ब्रिटिश भारत में प्रथम प्रांतीय चुनाव 1937 ईस्वी में हुए थे। प्रथम प्रांतीय चुनाव 1937 ईस्वी में। कब? 1937 ईस्वी। ब्रिटिश भारत में प्रथम प्रांतीय चुनाव 1937। आगे चलते हैं, अंग्रेजों ने भारत में पहली बार राजनीतिक सत्ता कब हासिल की थी? अंग्रेजों ने भारत में पहली बार राजनीतिक सत्ता कब हासिल की थी? तो 28 जून 1858 ईस्वी को। कब? 28 जून 1858 ईस्वी को अंग्रेजों ने भारत में पहली बार राजनीतिक सत्ता हस्तांतरित की थी, नहीं कि हासिल की थी मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? तो प्रोटीन के पाचक में सहायक एंजाइम कौन सा है? तो पेप्सिन। कौन सा? प्रोटीन के जब भी बात करें मेरे दोस्तों तो कौन सा एंजाइम सहायक है? तो पेप्सिन एंजाइम। किसको? तो पेप्सिन एंजाइम जो है सो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। किसको? पेप्सिन एंजाइम जो है सो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है मेरे दोस्तों। तो प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक है? तो पेप्सिन एंजाइम। आगे चलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? क्षुद्रांत में। कहाँ होता है? क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत में। क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत में मेरे दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है। आपसे पूछ सकते हैं मेरे दोस्तों कि सबसे जल्दी ऊर्जा पाने के लिए एक एथलीट को क्या दिया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। क्या दिया जाता है? सबसे तुरंत ऊर्जा पाने के लिए मेरे दोस्तों एक एथलीट को कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। और सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें मिलता है मेरे दोस्तों? सबसे ज्यादा ऊर्जा वसा से मिलता है। 1 ग्राम वसा से मेरे दोस्तों 9.8 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितना? 9.8 कैलोरी ऊर्जा मिलती है मेरे दोस्तों। 1 ग्राम वसा से 9.8 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, सबसे ज्यादा वसा से। आगे चलते, आप सौर किस महीने में होता है? आप सौर मेरे दोस्तों जब सूर्य से पृथ्वी जो है से ज्यादा दूर अवस्था में हो जाएगी मेरे दोस्तों, उसके आप सौर कहते हैं। तो आप सौर किस महीने में होता है? तो 4 जुलाई को होता है। महीना 4 जुलाई को मेरे दोस्तों आप सौर की स्थिति होती है, यानी कि ज्यादा दूर हो जाएगा तो आप सौर। और अगर नजदीक होता है मेरे दोस्तों तो क्या हो जाता है? उप सौर। नजदीक होगा तो उप सौर हो जाएगा। कितना तारीख को? तारीख आपसे पूछे तो 3 जनवरी। कितना तारीख को उप सौर की स्थिति होती है? 3 जनवरी को। और आप सौर होता है 4 जुलाई को। आगे चलते हैं, भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे है? भारत का मानक समय जो है ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे? तो 5.5 घंटा आगे। कितना आगे? 5.5 घंटा आगे है मेरे दोस्तों। भारत का मानक समय जो ग्रीनविच के मानक समय से आगे है। आगे चलते हैं,
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना हुई थी 15 मार्च 2006 ईस्वी को। कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना 15 मार्च 2006 ईस्वी को हुई थी मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। मानव विकास इंडेक्स 2019 की थीम क्या है? मानव विकास इंडेक्स 2019 की थीम है इक्वलिटी इन ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या है? इक्वलिटी इन ह्यूमन डेवलपमेंट जो है से मानव विकास इंडेक्स 2019 की थीम थी। आगे चलते हैं। स्त्री पुरुष समानता के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? स्त्री और पुरुष के समानता के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी मेरे दोस्तों? तो पुस्तक लिखी थी ताराबाई शिंदे ने। किसने लिखी थी? तो ताराबाई शिंदे ने स्त्री और पुरुष के समानता के बारे में पुस्तक लिखा था। आगे चलते हैं। गोवर्धन योजना, गोवर्धन योजना की शुरुआत कब हुई? तो गोवर्धन योजना की शुरुआत मेरे दोस्तों 30 अप्रैल 2018 ईस्वी को राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान सभागार करनाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? गोवर्धन योजना की शुरुआत 2018 ईस्वी को राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यानी कि NDRI कहाँ? करनाल में। कहाँ? NDI करनाल सभागार करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान 2018 ईस्वी को गोवर्धन योजना की शुरुआत हुई थी। आगे चलते हैं। किस शासक ने सबसे पहले अपने राज्य यानी कि प्रजा के अधिकारों के बारे में शिलालेख लिखवाए थे? किस शासक था? कौन सा शासक ने जो सबसे पहले अपने प्रजा के अधिकारों के बारे में शिलालेख लिखवाए थे? तो अशोक। कौन मेरे दोस्तों? अशोक जो था से अपने प्रजा के बारे में सबसे पहले शिलालेख लिखवाए थे मेरे दोस्तों। कौन? अशोक। आगे चलते हैं। संविधान के निर्माण के समय अर्थात 1950 ईस्वी में कितने मौलिक अधिकार थे? मेरे दोस्तों संविधान के निर्माण के समय 1950 ईस्वी में कितने मौलिक अधिकार थे? तो 1950 ईस्वी में मेरे दोस्तों 7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे? तो 7 मौलिक अधिकार थे मेरे दोस्तों, और एक उनमें से हटा दिया गया है। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। हटाया क्या मेरे दोस्तों? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में, 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में संपत्ति के अधिकार को हटा करके मेरे दोस्तों मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा करके और आप विधिक अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार मेरे दोस्तों कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया है। विधिक अधिकार के रूप में संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को घोषणा कब की गई थी? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना घोषणा 1 फरवरी 2019 ईस्वी को की गई थी। कब की गई थी? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तो 1 फरवरी 2019 ईस्वी को घोषणा हुआ था। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना जो है मेरे दोस्तों उसमें क्या होता है? तो 2000 की 3 किस्त 2000 की 3 किस्त मेरे दोस्तों एक किसानों को हर एक वर्ष में दिया जाता है, यानी कि हर एक वर्ष में 6000 रुपये एक किसान को सालाना रूप से दिया जाता है मेरे दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत। आगे चलते हैं। भारत में संगठित क्षेत्र का सबसे बड़ा नियोक्ता क्या है? तो भारत में संगठित क्षेत्र का सबसे बड़ा नियोक्ता मेरे दोस्तों इंडियन रेलवे। कौन है? भारत में संगठित क्षेत्र का सबसे बड़ा नियोक्ता इंडियन रेलवे है। आगे चलते हैं। भारत में धन यानी कि मुद्रा आपूर्ति का विनियामक प्राधिकरण कौन सा है? तो भारत में धन यानी कि मुद्रा आपूर्ति का विनियामक प्राधिकरण मेरे दोस्तों कौन? तो RBI हो जाएगा। आपको धन मुद्रा आपूर्ति का विनियामक प्राधिकरण जब भी पूछे तो आपको RBI मारता है मेरे दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1935 ईस्वी में हुई थी। 1 अप्रैल को 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी मेरे दोस्तों RBI की स्थापना। आगे चलते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में क्या बोल रहा है कि डिबगिंग का क्या तात्पर्य है? कंप्यूटर के संदर्भ में डबगिंग का क्या तात्पर्य है? तो गलतियों को निकालना। गलतियों को निकालना का मतलब दोस्तों डबगिंग कहा जाता है। कंप्यूटर के समय डबगिंग कहा जाता है किसको? गलतियों को निकालना। आगे चलते 2019 ईस्वी में किस राज्य में 5 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे? कितना? 2019 ईस्वी में किस राज्य में 5 उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे मेरे दोस्तों? डिप्टी CM बनाए गए थे 5 को के आंध्र प्रदेश राज्य में। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में 5 उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे मेरे दोस्तों 2019 ईस्वी में। आगे चलते हैं। बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? तो बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है मेरे दोस्तों? तो ब्रह्मांड की रचना से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ब्रह्मांड की रचना से संबंधित है। बिग बैंग सिद्धांत संबंधित है मेरे दोस्तों किससे? ब्रह्मांड की रचना से संबंधित है। आगे चलते हैं। कौन सा BARC परमाणु रिएक्टर नहीं है? आपको ऑप्शन से इस क्वेश्चन को बनाना था। कौन BARC यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसके जनक कौन माना जाते हैं? होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है, इसके परमाणु जनक माना जाते हैं। तो इनको रिएक्टर कौन सा नहीं है? तो यामिनी। इस क्वेश्चन को राइट आंसर यामिनी हो जाएगा। इसको नहीं है मेरे दोस्तों पूछ रहा है, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का परमाणु रिएक्टर यामिनी नहीं है। आगे चलते हैं। सोनार का क्या कार्य है? सोनार जो मेरे दोस्तों सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है मेरे दोस्तों पराध्वनि तरंगे का उपयोग करके जल में डूबी वस्तु पता करने में तथा दूरी और वेग नापने में। क्या? पराध्वनि तरंग का उपयोग करके जल में डूबी हुई वस्तु को पता लगाने में तथा दूरी और वेग को नापने में मेरे दोस्तों सोनार का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सोनार का प्रयोग पराध्वनिक तरंग का उपयोग करके जल में डूबी वस्तु को पता करने
में तथा दूरी और वेग को नापने में हम लोग सोनार का प्रयोग करते हैं। दोस्तों आपको आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल अभी ना भूलें मेरे दोस्तों, क्योंकि आपको एक शेयर किया हुआ मेरे दोस्तों हमको ऐसी ऊर्जा प्रदान करता है ऐसी और वीडियो बनाने का। दोस्तों हम आपको एनटीपीसी के सारे प्रीवियस क्वेश्चन को कराएंगे, बस एक एक पार्ट करके हर एक डे वीडियो आता जाएगा मेरे दोस्तों, और आप लोग देखने ना भूलें। तो चलिए दोस्तों आज को क्लास को हम लोग इतना पर समाप्त करते हैं। आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर दें। क्लास आज का समाप्त करते हैं। लव यू।